अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल जट। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे, वो है इंसानी जिस्म और उसकी सेहत। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील महरवी साहब, जो कि नेचुरोपैथी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि इंसानी जान की कीमत क्या है? आपकी नज़र में एक इंसानी जान, या कोई जिसका प्यारा किसी से जुदा हो जाता है या उसको कोई बीमारी लाक हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है? सर, पहली बात तो जो आपने पूछा ना, इंसानी जान की कीमत क्या है? इसकी कीमत का अंदाज़ा हम एक हदीस से लगाते हैं और कुरान में भी इसकी वजाहत मिलती है इस तरह कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, जी जी। गोया उसने तमाम बनी नौ इंसान की जान बिल्कुल। बचाई। ये इसकी कीमत का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से निकल ऐसा ही। आएगा। बाकी रहेगी जहाँ तक की बात जिसका प्यारा जाता है ना, उस पे क्या गुजरती है। हालात अब कुछ और हुए पड़े हैं, तल्ख़ होंगे जी ज़रा जी। में भी कि जी जी। किसी को शायद नागवार ना गुज़रें, जी लेकिन मैं अपने एंगल से देखता सोचता जी। हूँ। मिसाल के तौर पे हम किसी की डेथ के ऊपर चले गए जी जी। और वो ये कह रहा है कि जी हमने इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल। हमने तमाम अपनी पूरी तवानाइयाँ, अपना पैसा, हर चीज़ हमने इस पे खर्च कर दी। लेकिन ये हमारा मरीज़ जो था, ये ठीक नहीं हुआ। हम्म। हमने बड़े-बड़े अस्पताल, बड़े-बड़े डॉक्टर्स, बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर, जहाँ जिस किसी ने जहाँ बताया, हम वहाँ गए। तो पैसा हमने बिल्कुल पानी की तरह बहाया है। ठीक है। लेकिन ये उसका कहना है कि शायद अल्लाह को ऐसे ही मंज़ूर था और ये बंदा ठीक ना हो सका, जानवर ना हो सका और ये दुनिया से चला गया। ठीक है। और एक और बात जो हम अक्सर जाके किसी की फ़ौतगी पे कहते हैं कि जी अल्लाह का हुक्म, बिल्कुल। और वो आगे से कहते हैं हाँ जी बड़ी कोशिश की सर हमने, बस अल्लाह को शायद ऐसे ही मंज़ूर था। तो भाई ये अल्लाह को मंज़ूर नहीं था, ये किसी डॉक्टर को मंज़ूर था। अच्छा, डॉक्टर्स। बात ये है कि शिफ़ा आपको भी पता होगा, जी जी। हमने शिफ़ा जो है वो लेनी है अल्लाह से। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह ने शिफ़ा का कोई तरीक़ा तो रखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ने शिफ़ा कहीं तो रखी है। बिल्कुल। वो मैं अभी बता दूँगा आपको एक आयत में कि अल्लाह फ़रमाते हैं कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाज़िल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जी। जिनमें सरासर शिफ़ा है और ये बेशक। बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। बेशक। अब अल्लाह ने चीज़ों का ज़िक्र किया, उनका बताया, कुरान के अंदर एक तिब्बे कुरानी है, जी हम जी। उसको छोड़कर हम किसी दौर में अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे और आज हम अंग्रेज़ी दवाइयों के ग़ुलाम हैं। मैं इसको कहता हूँ फ़रंगी तिब्ब है, फ़रंगियों की तिब्ब है। इट्स अप टू यू कि आपने फ़रंगी तिब्ब में जाना है या तिब्बे नबवी की तरफ जाना है। अल्लाह ने कुरान के अंदर तिब्बे कुरानी भी दी है। ठीक है। सो डिपेंड ऑन कि आप किधर से जाके क्या ढूँढ रहे हैं। अब शिफ़ा जो है वो मिलनी है इस रास्ते से, राइट ठीक वे है। पे, ठीक है। और आप रॉन्ग वे पे जाकर शिफ़ा ढूँढ रहे थे। आपका सारा पैसा भी गया, आपका प्यारा भी गया और उसके बाद आप कहते हैं कि शायद अल्लाह को ऐसे ही मंज़ूर था। तो अल्लाह ने तो आपको उस रास्ते पे नहीं डाला। आपको पता था, आपको डे 1 पता चला कि डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज कोई नहीं, जी। आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है। एक माइंडसेट दे दिया कि आप दवाइयों से ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल। तो सर इट्स अ बायोलॉजिकल वॉर, ये वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है। ठीक है। और हम इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। आज हम बायकॉट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हमें क्या कहते हैं, बहुत सारी इस्राएली मसनूआत जो हैं, जी जो जी। यहूदियों की है, बिल्कुल। हमें उसको बायकॉट करना चाहिए, सोशल बायकॉट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन सर वो सारा बायकॉट अगर हम मुस्लिम 100% भी कर लें, तो वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे की बात हो म म मुनासिब होगा, ठीक है। मुताबिक होगा। लेकिन उसके उससे कई गुना ज़्यादा हमारा जो बजट है, जो हमारा पैसा है, वो हमारी हेल्थ के ऊपर हम लगा रहे हैं, जी। यानी बीमारियों से निकलने के लिए, सेहत की बहाली के लिए। और वो सारा पैसा किन को जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सोचना पड़ेगा हमें कि नहीं सोचना इसको। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा अरबों रुपया पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त 5 करोड़ से ज़ायद मरीज़ रजिस्टर्ड हैं शुगर के। अच्छा। अगर ये अपने ऊपर $1 भी खर्च करते हों पर डे, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 करोड़ डॉलर आपके कहाँ जा रहे हैं? किसको जा रहे हैं? हमें क्या करना है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि सिर्फ़ राइज़िक नाम की एक दवाई जो है, जी चाहे जी। वो कैप्सूल में हो, गोली में हो या किसी इंजेक्शन। सैशे पॉकेट पैकेट में हो, जी जी। उसके जो सैशे पैकेट्स हैं उसमें हो। ये सिर्फ़ पिछले साल 2024 में
1 साल में जी वो पाकिस्तान में जो कि कर्जदार मुल्क है और हमारे यहाँ मसाइल ही मसाइल, सर सिर्फ 8 करोड़ की बिकी, 8 करोड़ रुपए की। सिर्फ 8 करोड़ की पाकिस्तानी खा गए। और उनको ये नहीं पता कि ये दवाइयाँ जो एंटा एसिड है मैदे के लिए, जो एंटा एसिड डॉक्टर लिखते हैं, जी वो एंटा एसिड से ही एंटा एसिड है। जी यानी आपके पाँव पे तेज़ाब गिर जाए किसी जी। के, और तेज़ाब गिरने से क्या होगा, जलन होगी, बिल्कुल ऐसे, बर्निंग होगी, बिल्कुल स्किन जलेगी, ज़ख्म होगा। ऐसे ही। और उसके बाद कोई हमें ये कहे कि इसी तेज़ाब को रुई के साथ थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर रोज़ लगाते रहें तो ज़ख्म ठीक हो जाएगा, तो ज़ख्म ठीक होगा या खराब, ये बेवकूफ़ी होगी कि इसके ऊपर अब तेज़ाब ही लगाए। तेज़ाब लगाएं, तो ख़राब भी नहीं होगा, ख़राब तो होगा ही होगा, बल्कि वो ज़ख्म रोज़ आप हरा भरा ताज़ा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो आपके मैदे में तेज़ाबियत एसिड हुआ, अल्सर हुआ, और आप उसको बिगाड़ रहे हैं एंटा एसिड दवाइयाँ लेके। और वो क्या करेंगी, वो एंटा एसिड तेज़ाब से ही बनी हुई हैं और आपके मैदे के अंदर उस तेज़ाबियत को, एसिड को और बढ़ाती बिगाड़ती रहेंगी, और आपके ज़ख्म ज़्यादा तेज़ी से बिगड़कर आपके मैदे की एच पेलोरी तक ले जाएंगे। और फिर ये एच पेलोरी क्या करेगा, ये आपको इस वक्त तक जो कर चुका है पेशेंट, जो इस वक्त जितने साइकोटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, जी या जो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ मेंटल हॉस्पिटल्स में हैं, या जिनको हम पागल नीम पागल समझते हैं, या जो असी जिन्होंने पंजाबी च कहने झल्ले हो गए ने, हाँ जी या वो डर खौफ के साथ हैं, या उनको वो कहते हैं कोई जिन भूत जादू टूना साया है, हाँ जी। या डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में है, या उनको जो है वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोमात, ख्यालात, डर खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा, और वो सोचते हैं हमारे पीछे कोई है, पीछे कुछ भी नहीं होता। वो बाथरूम में जाते हुए, कुंडी लगाते हुए बाथरूम में बैठते हुए डरते हैं, वो नहाते हुए दरवाज़ा खुला छोड़ के किसी को पास खड़ा करते हैं, वो बस में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर वो बैठ जाएं, अव्वल तो बैठते डरते हैं, और अगर बैठ जाएं और 2 लोग 4 बीच में वैसे ही खड़े हो जाएं तो उनको ऐसे होता है पता नहीं दिल डूबेगा, हमारे साथ कुछ हो जाएगा। वो जहाज़ में सफ़र करते हुए उनके लिए मसाइल हैं। तो ये जितने लोग हैं, या जिनको कहा जाता है इस पे कुछ जादू टूना, इस पे कुछ साया हो गया, कुछ ऐसा है। कल परसों मैंने एक केस देखा है, मेरे पास उसकी वीडियो है, लेकिन उनकी इजाज़त नहीं है वीडियो दिखाने की। ठीक है। मेरे पास वीडियो है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। उसमें वो खातून जो है, वो जब चारपाई पे लेटती है अच्छा तो वो फील करती है कि मेरी चारपाई पे कोई कीड़े हैं, अच्छा। और वो उठती है, वो सारे पूरा उस चारपाई को, बिस्तर को झाड़ती है, बिस्तर बार बार सीध करती है, हाथ मारती है, पागलों की तरह मूव करती है उस चारपाई के ऊपर बेड पे। और सर वो 1.5 से 2 घंटे इसी काम में लगी रहती है, और उसका खामद जो है वो देखता रहता है। उसके खामद ने मुझे वीडियो बना के भेजी है, ठीक है। और वो कहता है 1.5 घंटा इसी काम में रहती है, और 1.5 घंटे के बाद उसको सुकून आ जाए, समझ आ जाए, और वो खुद सेटिस्फाई हो जाए तो वो सो जाती है। अच्छा। और सोने के बाद फिर पुरसुकून नहीं सोती, मतलब रात को जब आंख खुल गई, करवट बदल ली या उठना पड़ गया, तो वो फिर उसको जेहन में आ जाए कि शायद कोई ऐसा ना हो, तो उसको ख्याल आता है, और वो फिर वो उसी तरह काम करना शुरू हो जाती है। और डॉक्टर उसको सारे कहते हैं पता नहीं क्या मसला है। और दूसरे जो नजूमी अमल हैं, वो एक नजूमी का उसने मुझे बताया कि वो हमारे से कुछ 4 साढ़े 4 लाख रुपया लूट अच्छा, चुका है, 4.5 लाख। नजूमी लूट चुका है कि इस पे कुछ जादू टूना है, मैंने इसके लिए कोई सांप खरीदने हैं, मैंने इसके लिए कोई फलां चीज़ खरीदनी है। वो इस नाम से पैसे लेके उनसे निकल गया और हासिल कुछ नहीं हुआ। मैंने उसने सिर्फ मुझे वीडियो भेजी, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि ये एच पेलोरी की पेशेंट है। कहता ये क्या बला है। मैं कहा जी ये मैदे का एक टेस्ट होता है, वो करवाया जाए, एच पेलोरी IgG IgM, ये 3 तरह के इसके टेस्ट हैं। किसी भी लैब पे चले जाएं, अच्छी लैब जो है वो करती हैं। तीनों में जिसमें पॉजिटिव आ जाएगा, या एक पॉजिटिव या 2 या तीनों आ गए, तो इट मीन्स कि ये अब वो क्या है, वो मैदे में जख्म अल्सर हुआ, और एंटा एसिड दवाइयाँ खा खा के हमारा अल्सर और बिगाड़ते रहे। और उसके बाद मसला हमारा कहाँ पहुँच गया कि उसमें ताफन, पीप, पस, रेशा जैसे जख्मों में पैदा होता है, जो बज़ाहिर हमें हाथ पाँव पे कहीं जख्मों पे नज़र आता है, इसी तरह वो मैदे के अंदर पैदा हो जाता है। खुराक जो हम खाते हैं वो खुराक में मिक्स हो जाता है, और उसके अंदर एच पेलोरी के जो 3 बैक्टीरिया कीड़े होते हैं, आसान लफ्ज़ों में हम उसको कीड़े कह लेते हैं, कि वो 3 होते हैं, और वो तीनों उसके अंदर शामिल होके वो जब खुराक जिगर में गई, जिगर से मेटाबोलाइज हुई, खून में शामिल हुई, खून से वो गई हमारे दिमाग में, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पे पीछे इफेक्ट होता है। फिर ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। और उसके बाद फिर खून जब दिल की तरफ आ रहा होता है तो फेफड़ों में पहुंचता है, तो हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर सम टाइम पेशेंट बहुत लिटिल बिट, बड़ा माइनर, रेयर सा फील करता है कि मेरा सांस रुका है। ठीक है। और फिर उसके बाद वो खून दिल में आता है,
तो कार्डियक मसल्स पे इफेक्ट करता है। ठीक। तो हमारे हार्ट पे जो इफेक्ट करता है उसके कार्डियक मसल्स पे, चेस्ट के मसल्स पे, तो वो फील होता है जैसे खिंचाव और वो भारीपन हुआ, तो मरीज समझता है या कोई भी हो वो समझता है तो मुझे हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक। फिर वो पेन इधर को हल्की सी आ गई, पीछे बैक पे चली गई, तो फिर वो ईसीजी करवाते करवाते कुछ नहीं निकला, तो डॉक्टरों ने उसको बेशुमार इको करवा दी है, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो उसके बावजूद उसको हार्ट की दवाइयों पे लगा दी। यानी कि सिर्फ एक सिंपल मैदे की बीमारी जो सही तरह डायग्नोज नहीं, उससे नहीं हो पूरा सकी। जिस्म इफेक्ट हो गया। अच्छा, जितने बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर्स हजरात हैं पाकिस्तान में, जी। मैं आपके इस पॉडकास्ट के तावन से ये गुजारिश करूंगा जी। उन्हें अदब से कि लोगों के सिर्फ स्टूल में ही आप ना करवाया करें, ठीक है। या कम से कम टेस्ट तो करवाएं। 15-15, 20-20 साल, 10-10 साल डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर हैं लाहौर, पाकिस्तान, मुख्तलिफ जगहों के, बिल्कुल ऐसे। उन सारों के प्रेस्क्रिप्शन, नुस्खे, उनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास जो पेशेंट आता है मैं उसकी पूरा पिछला रिकॉर्ड फोटोकॉपी लेता हूँ, हिस्ट्री तो उसकी मेरे पूरी। पास पूरी हिस्ट्री, मेरे ठीक। पास अपनी एक फाइल बनती है। ठीक। टेस्ट ही नहीं कराते, तो यार उसका टेस्ट तो करवा लो, अरे एच सिर्फ पिलोरी करवाओ, उसमें देखो क्या आ रहा है, और ब्लड से एच पिलोरी करवाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, ये जो एंडोस्कोपी करवा रहे हैं ना लोग, जी जी। मैं उन्हें कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि अपने आप को ज़ियतों में ना डालो। ठीक है। एंडोस्कोपी, इधर से कैमरा गया, हाँ उसने जी। आपके मैदे तक गया, उसने मैदे के अंदर की चीज़ों को देखा, जी। दिखाया, जो सामने नज़र आ रहा है ना, हाँ ये जी। सामने जो नज़र आ रहा है वही नज़र आएगा कैमरे को। ठीक है। और अगर ये मैंने ऐसे किया है तो ये जो सिलवटें हैं, हाँ जी। इनके अंदर कोई चीज़ पीछे है, कोई टुक है, कोई हाँ जी। टक लगा हुआ है, कोई निशान है, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं होगा। एक तो वो कैमरे से आपको, एंडोस्कोपी से वो आपको एच पिलोरी नहीं मिलेगा, लेकिन डॉक्टर एंडोस्कोपियां धड़ाधड़ कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, उस एंडोस्कोपी के दौरान वो उसका जो है ना, वो बायोप्सी टेस्ट होता है, बायोप्सी जी करवाते जी। हैं, और वो जो है वो अंदर जाके मैदे में से उसको कट लगाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे 3-4-5 छोटे छोटे कट लगाए, हाँ जी। और वहाँ से छोटे छोटे पीस लिए और वो लेबॉर्ट्री में पैथोलॉजिकल टेस्ट दे दिया करवाने के लिए। बिल्कुल। उसकी रिपोर्ट क्या आई बाद की बात है, कब आएगी बाद की बात है, जी। लेकिन ये जो जख्म आपने 4-5 किए हैं, हाँ। मैं कौम को कहता हूँ यार, खुदा के लिए अपने आप को, अगर पहले नहीं भी जख्म तो ये हो जाएंगे, और ये जख्म बिगड़े तो कैंसर तक भी जाओगे, ये जख्म बिगड़ा तो आपको मेंटल डिसऑर्डर करेगा। और कौम जो है वो कहती नहीं, वो चूंकि डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, तो क्या करूँ मैं उसको? जिस डॉक्टर को दवाई बनानी नहीं आती, मतलब डॉक्टर है सर, डॉक्टर को दवाई बनानी आती है, बिल्कुल। अच्छा उसने कभी बनती देखी है? कभी भी उसको नहीं ये पता है कि ये बनाई कैसे जाती है? होगा। उसके तीनों पास में तो कुछ मेडिकल नहीं रैप पता। वाले आते हैं, अपना वो कुछ चीजें दिखाते हैं, कुछ अपनी वो या सारा आपको गिफ्ट, गिफ्ट देते गाड़ियां, हैं, मुख्तलिफ वो चीजें लिख मिलती देता हैं। है उसके ऊपर, या अंदर जो मर्जी हो। यस, अब फर्ज करें कि वो जो दवाई उसने कभी बनती नहीं देखी, उसने को पता नहीं कि बनाई कैसे जाती है, उसने कभी पढ़ी नहीं कि बननी कैसे हाँ है। जी। फिर उसके बाद वो लिखता है, जी। तो कैसे लिखता है? वो आपने बता दिया हाँ जी। कि वो मेडिकल रैप आके उससे लिखवाते हैं, और कोई प्यार से, कोई धक्के से, हाँ जी। कोई मिन्नत समाजत से, कोई कुछ दे के ऐसे ही। लिखवाते हैं, और हम धड़ाधड़ उनके थे इस तरह से वो कर रहे हैं। सर, एक वर्ल्ड में रिसर्च पेपर छप चुके हुए हैं, वो कहा जाता है कि 5-6 डायग्नोस्टिक टूल्स के तौर पे जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस जी। वक्त दुनिया में, जी। सीटी स्कैन, ठीक है। एमआरआई, उसके बाद पेट स्कैन, फेब्रो स्कैन, उसके बाद ये एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी ठीक है। नीचे से होती है, हाँ जी। कोलोनोस्कोपी, और उसके बाद बायोप्सी। ये बायोप्सी जो है, ये सारी चीज़ें अगर ये डायग्नोस्टिक टूल समझे जाते हैं, जी। तो वर्ल्ड में रिसर्च पेपर छप चुके हुए हैं, और वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि इन चीज़ों से अपने आप को, मरीज़ों को, लोगों को दूर रखें। ये डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है, बल्कि ये कॉज्ड बाय कैंसर हैं, और ये प्रोड्यूस्ड बाय कैंसर हैं, और ये स्प्रेड बाय कैंसर है। यानी इनसे कैंसर नहीं भी है तो आएगा, अगर है तो फैलेगा, और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, बड़े फूलेगा, बिगाड़ेगा, तो वो कहते हैं कि ना करें। लेकिन यहाँ पे हमारा हर पाकिस्तानी ये कहता है, चूँकि ये मुझे मेरे डॉक्टर्स ने कहा था कि ये करवाना है, तो मैंने करवा लिया। वो कहते हैं आप डॉक्टर की ना माने तो किसकी माने? असल हमारा मसला असल में हमारी जो कौम है, या जो अमूमन जो लोग हैं, उनका यही मसला है कि उनके पास कोई क्रेडिबल आदमी नहीं पहुंचता डॉक्टर के अलावा। डॉक्टर भी आप देखें कि यहाँ तक है कि अताई जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी वो अंधाधुंध एतबार करते हैं। वो कहते हैं जो ड्रिप ला देंदा है तो उस तो बाद सानू सुकून अच्छा, आ एक जाता है। एक एक जुमला मुझे भी ज़रा सोचने जी। दीजिए, आप भी इस पे सोचिएगा। एक अताई है, जी। वो अताई क्यों है?
क्योंकि वो किसी MBBS डॉक्टर के पास किसी प्रोफेसर के साथ अटैच रहा, ऐसे ही उसके क्लिनिक पे काम करता रहा। अताई इन्होंने पैदा की है भाई। आप क्वालिफाइड डिस्पेंसर रखते, बिल्कुल। आप क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ में से रखते, बिल्कुल तो आपको तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़नी थी। आपने महल्ले से कोई 5 7 10 पढ़ा हुआ, कोई 8 10 पढ़ा हुआ, थोड़ा पढ़ा हुआ, कोई फेल शुदा, आपने उसको लड़के लड़की को भर्ती कर लिया कि मैंने आपको बताना है ये दवाइयाँ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, बना के दे दो, ठीक है। फिर उसको टीका लगाना सिखा दिया। जब वो आपके साथ 2 साल रहा, आपने अपनी कुछ जो है वो बचाई, यानी कुछ पैसे बचाए कि क्वालिफाइड डिस्पेंसर पे अच्छी लेगा, स्टाफ नर्स अच्छी क्वालिफाइड होगी तो अच्छी पे लेगी, और ये क्या लेगा, इसके तो घर वाले को 5 7 हज़ार 10 हज़ार दे दें तो वो बड़े खुश हैं। बल्कि उनके घर वाले पता क्या समझ रहे होते हैं, साडा पुत्र डॉक्टर बने साडा पुत्र डॉक्टर बने, साडी बेटी डॉक्टर बनना शुरू होगी। मैं क्या कितने, ओ जी डॉक्टर फलाने दे कोल। मैं क्या हाँ वेरी गुड, ठीक कर रहे हो। अच्छा, अब ये इसने अताई पैदा की है, और फिर वो साल 2 साल के बाद जब उसको ड्रिप टीका दवाई समझ आ जाती है, वो निकलता है, वो कहीं जाके अपना क्लिनिक खोल लेता है। और अताइयत पैदावार किसकी है? डॉक्टरों की, इन्हीं की। नंबर 2, इसके अलावा अगर वो अताइयत है, यानी वो गलत कर रहे हैं, अताइयत है, तो सर आपको भी तो दवाई बनानी नहीं आती, आपको भी नहीं पता बनती कैसे है, आपको भी नहीं पता कि ये बनानी कैसे है, और आपको नुस्खा लिखना भी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ है। दवाई सजेस्ट किसने करनी है? फार्मासिस्ट ने या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाले ने, और उसके बाद उसकी डोज किसने सेलेक्ट करनी है? उसी ने। और ये तो 10 15 8 10 दवाइयां लिख देता है, सारे मेडिकल रैब को राजी कर रहा है, सारों को राजी कर रहा है ना। एक से मोटरसाइकिल, दूसरे से गाड़ी, तीसरे से पेट्रोल के पैसे, चौथे से बिल, पंजवें से कुछ और, छठे से कोई पैसे, और सारा कुछ सबसे चल रहा है, सारों को चला रहा है। और वो रोज आके उसको बता रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं कि सर ये, सर हमारी बेचें, सर हमारी लिखें, सर हमारी दवाई बड़ी फायदेमंद है। वो 12 पढ़ा हुआ या 14 पढ़ा हुआ जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम मेडिकल रैप कहते थे, वो क्या फार्मासिस्ट है? वो क्या डॉक्टर है? बिल्कुल, वो तो एक कुछ भी नहीं है, वो एक सेलमैन है। वो सेलमैन आके आपको बताए और आप उसके कहने पे दवाई लिखो, तो ये अताइयत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कि वो आपका जो कहीं बैठा हुआ आपका शागिर्द पैदा किया हुआ, आपके किसी बेटी भाई का पैदा किया हुआ, वो अगर कहीं करे तो वो अताइयत है। बिल्कुल। ये यानी कि कितने डॉक्टर हैं जो, ये तो शुक्र है अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि एक अच्छा काम हुआ कि मैं सलूट पेश करता हूँ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, एक इदारा बना, फिर अब वो पूरे तमाम सूबों में भी हेल्थ केयर कमीशन अब जो है वो फैल गया हुआ है उनको, कि उन्होंने आके कुछ डक्का लगाया कि उन्होंने कहा कि अताइयत क्या है, और उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने देखा कि एक आम MBBS जो है वो सर्जरी नहीं कर सकता, सर्जन का काम है। बिल्कुल ऐसे। तो नहीं तो उससे पहले और अभी भी बहुत सारे इलाकों में MBBS सर्जरियां कर रहे हैं। MBBS नहीं भी होता फिर भी सर्जरियां कर, तो सर MBBS ना होना तो जुर्म कोई नहीं ना, वो फिर भी ठीक है। ये MBBS होके भी अगर ये सर्जरी करता है, ये पेंडिक्स का या छोटे छोटे हर्निया का या और कुछ नहीं तो सजेरियन करता है, तो क्या ये सर्जन है? नहीं है। तो फिर ये अताइयत नहीं है। बिल्कुल है। फिर सर्जन के पास लेके जाओ। सर्जरियां क्यों होती हैं? बिल्कुल ऐसे ही। आप बड़ा कह रहे हैं, आपने हेल्थ केयर कमीशन का नाम लिया, और हेल्थ केयर कमीशन एक इदारा है जो इनको कंट्रोल करता है, और इसमें एक हिस्सेदार भी बनता है। अभी उसने मतलब बहुत अच्छा किया। उनके डॉक्टर मुश्ताक अहमद सुलैरी साहब है, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने इस मामले में, वो इसको लेकर चल रहे हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक अब कंट्रोल किया है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी जगहों पे अगर कहीं कोई करकरा जाता है तो फिर जाहिर बात है वो क्या करें। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बता दिया कि सर्जरी करना सर्जन का काम है। ऐसे ही। और आप क्या, हर बच्चा आपका ऑपरेशन से क्यों पाकिस्तान में पैदा होता है? क्यों होता है? क्यों, ये सवाल है ये भी एक, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं, स्पेशली पिछले कुछ सालों से, मेरे अपने 2 बच्चे हैं वो भी ऑपरेशन से पैदा हुए हैं। तो ये, हालांकि पहले लोगों के 10-10 बच्चे भी एक खातून पैदा करती थी, तो नहीं होते। डॉक्टर कहता है, लोग कहते हैं, ख्याल है, हमारा माइंड सेट बन चुका हुआ है कि अब वो खुराकें नहीं रही, जी, अब वो औरतें नहीं रही, अब वो देसी खुराकें नहीं रही, वो माहौल नहीं रहा, वो हालात नहीं रहे, आज की माँ के साथ ये सजेरियन होना ही होना। ये एक जुमला हमें अक्सर ऐसे कहा जाता है। अब मैं 2 मिनट में आपके सारे हालात ठीक कर दूंगा, 2 मिनट में। कैसे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि कोई एक बंदा इनमें से एक डायरेक्टिव जारी करे कि जी कल से पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक जहाँ भी हो, सरकारी या प्राइवेट, जहाँ भी हो, जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होगी, जी जी पैदा होगा, उसकी फीस आप रख दें 20,000। ठीक है। कितनी? 20,000। 20,000। और जो उस डायरेक्टर में ये भी लिखा हो कि नॉर्मल डिलीवरी 20,000 रुपये पे करनी पड़ेगी पेरेंट्स को, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट में जाएं या प्राइवेट में जाएं, कहीं भी। ठीक है। लेकिन कल से जो सेजेरियन से बच्चा पैदा होगा, ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा, उसकी फीस गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, उस सर्जन को आप पे करेंगे, यू शुड पे बी जस्ट ओनली 5,000। तो मुझे बताएं कल से क्या होगा? सारे नॉर्मल होंगे एक रात में एक डायरेक्टिव से। जी जी मुझे ये बताइए क्या होगा? कल से हालात बदल गए, खुराकें वापस आ गई, पुरानी माएँ भी आ गई, देसी माहौल भी आ गया, देसी खुराकें भी वापस आ गई, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ पैसे का मसला है। ठीक है। आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, 20,000 रुपये दे दें, अच्छे रहेंगे। जो कहते हैं ना 20,000 कहाँ से दें भाई, ना दें तो फिर जो ऑपरेशन हो रहे हैं फिर 50, 60, 70, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लाहौर में बड़े बड़े अस्पतालों में 4-4, 6-6 लाख रुपए बिल्कुल तो लगा रहे हैं ना, पेट भी कटवा रहे हैं, तो 20,000 दें, नॉर्मल डिलीवरी करवा लें। और वो उसका कोई लिमिट भी है कि इतने ऑपरेशंस के बाद मजीद ऑपरेट नहीं किया ओ जाता। भाई एक हो गया तो उसके बाद, अच्छा ये कहाँ लिखा है यार कि एक सर्जरियन होगा तो उसके बाद दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, और उसके बाद बच्चे बंद करा दें क्योंकि यूट्रस इस काबिल नहीं रही। ऐसा अब होता मैं है? एक मिसाल देता हूँ, जी एक खरगोश है, एक जी। फीमेल रैबिट है, जी जी वो हर महीने चांद के चांद, एक महीने में जी वो 14, 16, 12, 14, 16 बच्चे कम से कम डिलीवर पैदा करती बिल्कुल है। ऐसे ही है। उसका एक बच्चा भी कभी नहीं अड़ा, उसका एक बच्चा भी उल्टा सीधा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही। क्या वो सारे तस्बीह की तरह एक रस्सी में परोए हुए हैं कि इधर से खींचे तो एक आया, तो पीछे ट्रेन के डब्बों की तरह से हैं कि एक निकला बाकी उसके पीछे पीछे सारे लाइन में है? नहीं, वो छोटा सा खरगोश है, फीमेल रैबिट हाँ है, जी, बिल्कुल। उसका छोटा सा पेट है, उसके अंदर छोटी सी यूट्रस है, बिल्कुल। उसके अंदर 12, 14, 16 बच्चे हैं और हर महीने उसने पैदा करने हैं। बिल्कुल। और हमारी खातून, हमारी माँ बहन एक बच्चा 9 महीने में पैदा करती है, वो भी हम टाइम से नहीं होने दे रहे। पता है टाइम से क्यों नहीं होने दे रहे? पेन्स नहीं आ रही। ऐसे ही पेन्स का बड़ा इशू बच्चे ने अम्बिलिकल कॉर्ड उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई है, बच्चा उल्टा है, बच्चा सीधा है, बच्चे ने अंदर पोटी कर दी है। भाई अंदर पोटी कर दी है तो आपको स्मेल कहाँ से आई? कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं ना, उसके कहते हैं ये बॉडी करते हैं। सर जो भी है, हाँ जी। आपको कोई स्मेल आई कि अंदर पोटी हुई है? नहीं बच्चा पोटी कर भी सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं, किसी खातून ने कभी इस तरह की शिकायत नहीं की। ओके, ये डॉक्टर्स की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं जो वो करते हैं। ठीक। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, और ये बात आज तक पहले कहीं नहीं हुई, जी ये आपके लिए, आपके इस चैनल पर नहीं होगी। जी एक खातून अगर किसी डॉक्टर के पास जाती है जी तो वो जब उसका यूरिन टेस्ट कराता है तो उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है। ये बात गौर तलब है और कौम को चाहिए कि इस पे गौर करे। ठीक है। ये क्लिप आपका बड़ा वायरल होगा ठीक। कि एक खातून एक डॉक्टर के पास गई, जी उसने पूछा कि आपकी मेंसेस पीरियड डेट लास्ट क्या थी। ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मुझे पिछले महीने की 10 तारीख को आए थे जी और इस महीने की 10 को आने थे, नहीं आए। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, ओके आप मैरिड हैं? यस। ओके, यूरिन टेस्ट कराएं। ठीक है। यूरिन या ब्लड टेस्ट करवाया और उसमें क्या आ गया कि प्रेगनेंसी वाज पॉजिटिव। ठीक है। कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई। बिल्कुल। उसके बाद वो डॉक्टर आपकी वो डेट पूछ रही है कि आपको आए कब थे, यानी पिछले महीने की 10 तारीख को, हाँ जी। इस महीने को 10 को आने थे, नहीं हुए, ऐसे। आपकी रिपोर्ट मिसेस फलां पॉजिटिव हो गई। जी, जी। अब आज क्या तारीख है? आज 24 है। जी। तो वो कहेगा कि एक महीना और एक 14 दिन। महीना 10 से 10 हो गई जी, जी। और 24, 14 दिन ऊपर, वो कहेगा एक महीना 14 दिन आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। ऐसा ही होता है। बिल्कुल। Am सही I कहते right? हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बट अगर मैं गौर करूं या कौम गौर करे अब इस जी। मेरे अगले जुमले पे, जी, जी। तो कौम कहेगी कि ये बंदा ठीक बात कर गया। जी जी क्या एक महीना 14 दिन की प्रेगनेंसी हुई है? अभी वाजे हो जाएगा। डॉक्टर ने उसके आने की डेट पूछी है, नहाने की नहीं पूछी।
अब कौम के दिमाग खुलना शुरू हो गए, खिड़कियां इस वक्त जो देख रहे होंगे ऐसे कि उसने आने की डेट पूछी है 10। यस मैं ये क्यों नहीं पूछ रहा कि भाई आप 10 को तो आए थे, नहाए कब थे? सही है। पाकी से नापाकी तक, नापाकी से पाकी तक का जो टाइम है हाँ जी 8 दिन तो है ना सबका। बिल्कुल ऐसे ही तो इसका मतलब है कि एक वीक जो नापाकी का था, जी जो उसके साइकिल पीरियड का था, जी उसमें हमल हो सकता है? सही बात है। वो तो मियाँ बीवी की मीटिंग भी नहीं, मीटिंग में नहीं, वो और हो भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही अगली बात करते हैं, ये एक वीक तो आप जेहन में रखिएगा आप, जी कौम को नहीं समझ आएगी, कौम फिर उधर ही रहेगी, कौम कहेगी हम गलत बात कर रहे हैं, शायद वो ठीक है। एक हफ्ता वो हो गया, अब आगे चलते हैं। जब औरत ने नहा लिया, पाक हो गई, जी। तो उसके बाद एक हफ्ता उसका जी अकॉर्डिंग टू गायनी, जो गायनी सब्जेक्ट है, जी किताब है, उसके मुताबिक एक हफ्ता जो है उस औरत का लगेगा किस पे, कि उसके पहले छोटे छोटे फॉलिकल्स बनेंगे, फिर वो छोटे छोटे एग्स बनेंगे, जी। फिर उनमें एक एग मैच्योर होगा, मैच्योर होके फिर वो यूट्रस में आएगा, और उसके बाद हमल की सूरत सीधी होगी। ठीक वाज़ेह होगी। तो एक वीक जो है वो उसका एग प्रोडक्शन पे लगता है। ठीक है। अब ये एक वीक भी अगर एग बना ही नहीं, अभी एग आया ही नहीं, हाँ जी। तो हमल किससे हो जाना है? एग के बगैर के तो नहीं हम एग बोल के सकते। बगैर तो मुमकिन नहीं। हाँ जी अब इसका मतलब हुआ कि 2 वीक, हाँ जी अगर आपके नज़दीक सर हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन 7 दिन। मैं फ़र्ज़ करो कोई और भी है मेरे जैसे, कोई कहेगा नहीं हफ्ते में 8 दिन होते हैं। तो इसका मतलब है अगर हफ्ते में 7 दिन है या 8 दिन है, जी। तो 7 और 7 14 दिन, जी। और 8 और 8 16 16 दिन। जी। हमने दोनों उन लोगों की बात कर दी जो हफ्ते में 8 दिन की करता है या हफ्ते में 7 ठीक दिन है। सोचता है, ठीक है कि आपको 7 7 14 या 8 और 8 16 दिन, ठीक है। यानी आपको 14 से 16 दिन तो पहले उसमें माइनस कर लो। अब 1 महीना 14 दिन की प्रेगनेंसी थी, या ये 16 दिन 14 दिन निकाल लो, तो फिर कितने रह गए? उसमें से 2 हफ्ते हम क्या हम एंड पे जाके ये टाइम जो उसका है, क्या हम वो निकाल रहे हैं, उसमें से माइनस कर रहे हैं? नहीं कर हम तो इन्हीं को शामिल करके ईडीडी निकालते हैं, बिल्कुल जिसको ऐसे ही। कहते हैं एंड डिलीवरी डेट। जी ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है ना? और जो तो फर्स्ट जो वो निकाली जाती है वो फर्स्ट वाली के मुताबिक निकाल दी जाती है, और बीच में 14-16 दिन तो हमने ये बीच में ही शामिल रखे होते हैं। तो मुझे बताइए 14-16 दिन पहले क्या पेन आएंगी? नहीं आई। तो फिर मरीज मुझे या लोग कहते हैं वो जी पेन नहीं आई थी, फिर क्या करते, टाइम हो गया था, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बुलाया हुआ था। मैं कहा उसने तो आपको 14-16 दिन पहले बुलाया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। एक और बात, इसी को आगे चलते हैं थोड़ा सा और, कि ये तो 14 से 16 दिन हो गए ना, 2 वीक। जी जी उसके बाद फर्ज करें कि वो शख्स जिसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, जी जिसके हमने एक महीना 14 दिन अभी डॉक्टर ने बताए हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहला 1 वीक नापाकी का, 1 वीक एग का, जी 2 वीक के बाद वो बंदा जो है वो घर पे ही नहीं था, वो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं अपने स्टेशन पे, आउट ऑफ स्टेशन कहीं या भी उनकी गया मीटिंग हुआ। नहीं हुई आपस में। अरे पहला तो ये रखे ना जी, कि वो कहीं गया हुआ जी था। जी ठीक। तो जब वो कहीं गया हुआ था तो 8-10 दिन वो भी आपने बीच में से माइनस करने, या जितने दिन वो नहीं था वो माइनस करने। फिर वो आ गया, आने के बाद आपके जो बाकी टाइम आपके पास बचा, जी उस टाइम में उसकी मीटिंग्स कितनी हुई अपनी मिसेस के साथ? जी जी फिर वो 2-3-4 मीटिंग जो भी हुई, उसमें से आई डोंट नो कि कौन सी वाली मीटिंग में ये हमल ठहरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे। तो हो सकता है, अगर हो सकता है कि उसकी बाद में 4 मीटिंग हुई, तो लास्ट वाली मीटिंग में अगर अमल ठहरा, तो फिर तो अभी 2 दिन हुए, ऐसे। 1 दिन हुआ या 3 दिन हुए थे, बिल्कुल तो फिर आपका 1 महीना 14 दिन कहाँ से आ गया? ये हो रहा है सर कौम के साथ, और कौम इस बात को समझने को, अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं, और वो भाग के डॉक्टर के पास, क्योंकि उसने बुला लिया, डेट आ गई, टाइम आ गया हुआ है, बस जाना है, पेन नहीं आ रही, और उसके बाद फिर ऑपरेशन होना ही होना है। सर बात ये है कि अगर आप 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए में डॉक्टर मार्केट में इन करेंगे ऐसे ही। उसकी स्टडी का खर्चा करके, तो फिर वो जो 2-2.5-3 करोड़ लगा के या 1.5 करोड़ लगा के मार्केट में आएगा, उसने कहाँ से पूरे करने हैं? आवाम से पूरे कैसे पूरे करने हैं? फिर वो कहता है करो सजेरियन सीखो, मैं सर्जन तो नहीं हूँ बट सजेरियन सीखो, और छोटे छोटे महलों में जो क्लिनिक्स हैं उन पे ऊपर मेडिकल सेंटरों के ऊपर जाओ और वहाँ से सजेरियन लो, केस पकड़ो और वहाँ जाके सजेरियन करो, और बस उसके बाद अल्लाह खैर ते बेड़े पार। क्या होगा? वो कहता है कि 100 लोगों के सजेरियन कर दो,
50,000 फीस भी आए तो कितने पैसे हो गए? 50 लाख इकट्ठा हो गया। इसी तरह वो अपने पैसे पूरे करता है। वो 2.5 करोड़ रुपए यहाँ से इकट्ठा करके फिर वो कहते हैं जी अब हम, फिर बस थोड़ी करेगा, फिर फिर उसने कहना मैं बाहर जाऊंगा। सर और बड़ा कुछ लेना ना। तो हमें उनसे कुछ नहीं लेना, वो करें, वो उनका काम है, करें। हम कौम को समझाने के लिए बैठे हैं कि कौम समझ जाए, काश काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आपने तो सर हिला के रख दिया है। अरे सर मुझे ये बताइएगा कि आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही होता है जैसा पाकिस्तान में हो रहा है? देखें, बाहर हमने देखा है अमेरिका वगैरह में कि अगर सेजेरियन, चले हम यही बात कर रहे थे, वहाँ पे अगर किसी का कोई भी ऑपरेशन, इवन नॉर्मल डिलीवरी, सेजेरियन बहुत कम, अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे खामद जो है वो अपने मिसेस के पास उस कमरे में उस जगह पे मौजूद होता है। ऐसे उसको मेंटली बड़ा रिलैक्स होता है वो, पार्टनर साथ हो तो। वो डेफिनेटली वो औरत जो है वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील नहीं करती, बिल्कुल ऐसा ही, वो बड़ा इजी रहती है, स्ट्रेस नहीं होता, वो कहती है खामद मेरे साथ खड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरी बात, अगर सिजेरियन भी हो रहा हो तब भी, या नॉर्मल डिलीवरी हो तब भी, बच्चे की जो नाफ के पास से जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो प्लेसेंटा के साथ जुड़ी होती है, वो इस तरह से, अगर इस तरह से है तो उसके दोनों साइडों पे क्लिप लगा के डॉक्टर या पैरामेडिक्स जो भी होते हैं स्टाफ, वो लगा के, उसके बाद वो डॉक्टर जो है वो उस अम्बिलिकल कॉर्ड को सीजर से वो नहीं काटता। अच्छा, कौन काटता होगा? उस खातून का खामद जो वहां खड़ा है उससे कटवाया जाता है उसको। अच्छा। और अगर वो नहीं मौजूद हो तो उससे कहा जाता है कि तुम परमिशन दो पहले, अच्छा, और तुम अलाउ करो कि तुम्हारा भाई या इस औरत का भाई या कौन फैमिली में से हमें बंदा दो जो यहाँ खड़ा होगा पास। और यहाँ पे तो सारे बाहर सफ बिछा के बैठे होते हैं, अल्लाह के आगे दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह नॉर्मल हो जाए, या अल्लाह पाक आसानी फरमा दे। अंदर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। ऐसे ही है बाहर बड़ा कुछ और। 5 से 7 मिनट में आपने सर्जरी करना शुरू की, यहाँ से कट लगाया और नीचे पेट तक चले गए, बच्चा निकाला, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड काटी, उसको उल्टा किया, रुलाया, और उसके बाद बाहर नानी दादी जो भी है उसके पास चला गया बच्चा। जस्ट ओनली मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स। जिन डॉक्टरों की, अच्छे डॉक्टरों की स्पीड है, मैंने एक डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर के पास खड़े होके ये सारा कुछ देखा है। सही है। ओके, उसके बाद 1 घंटा कम से कम जो लगेगा वो उसकी लेयर बाई लेयर उसके सारे वो स्टिच करके ऊपर तक, यूट्रस से लेके ऊपर स्किन की फ्रंट लेयर तक जितनी भी फैट टू फैट सारी चीजें जो कटी, जिसके साथ कटिंग, उसको स्टिच करने तक टाइम कितना लगेगा? 1 घंटा या 1.25 घंटा, ऐसे ही। और उसी के पैसे लिए जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी आज भी, अच्छा आपने जियोग्राफिक चैनल देखा होगा, अब सोशल मीडिया का दौर है, धड़ाधड़ हर शय नजर आती है। बिल्कुल ऐसे। एक गधा ट्रेन के साथ टकरा जाए तो उसकी वीडियो वायरल होती है। ठीक है, आज तक मुझे बताइए, अब बात करने लगा हूँ, वेटरनरी डॉक्टर हैं, वेटरनरी डिस्पेंसरियां भी हैं, मोबाइल डिस्पेंसरियां भी हैं उनकी, उनके मेडिकल कैंप टाइप भी लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद उनके छोटे हॉस्पिटल भी हैं, उनके बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, वेटरनरी यूनिवर्सिटियां भी हैं। बिल्कुल। ठीक है, रिसर्च सेंटर भी हैं वेटरनरी के। पूरी दुनिया में सिर्फ एक हमारी खातून औरत इंसान की, वो सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अल्लाह की मखलूक बेशुमार चीज़ें बच्चे पैदा करती हैं। बिल्कुल। आज तक मुझे वीडियो ढूंढ के दिखाएं किसी सोशल मीडिया पे कि किसी जानवर का बच्चा पैदा होते हुए प्रॉब्लम हुई हो और वो वेटरनरी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल या कहीं गया हो और उसका सिजेरियन हुआ हो। बिल्कुल नहीं। अगर उनके लिए, क्या उनके लिए ये माहौल, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंजिंग, फूड व्हाट्सएवर जो भी चेंज हो गया हुआ है, क्या उनके लिए नहीं हुआ कि हमारे लिए हुआ है? हमारे लिए पता क्यों हुआ है कि जब लेडी डॉक्टर आपको 9 महीने विटामिन खिलाती है। हमारे लिए क्यों हुआ जब डॉक्टर आपको कैल्शियम खिलाता है कि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। और भाई कैल्शियम से हड्डियां मजबूत नहीं होती, फास्फोरस से होती हैं। अच्छा। और कैल्शियम बेची जाती है। आपको पता है कैल्शियम किससे बनती है? पता है? नहीं मुझे। परिंदों वाले से जाके पूछ लें। ये जो बर्ड्स परिंदे नहीं बेचते,
ऑस्ट्रेलियन तोते लोगों ने घरों में चिड़ियाँ रखी हुई हैं, बिल्कुल। अब वो परिंदे वाले जो फीड बेचते हैं, आप उससे जाके पूछो उन्हें कि यार जो हमारे परिंदे हैं, तोते हैं, चिड़ियाँ हैं, ये हमारे ना वो अंडे अपने खुद ही तोड़ के खा जाती हैं। वो कहेगा नहीं खाएंगी, कैसे? वो कहेगा इनको चौक कैल्शियम दे देंगे। नहीं, वो कहेगा इनको कैल्शियम दें। जी जी। वो क्या भाई, कैसे, कहाँ से मिलेगी? वो आपको अपने पास चौक, हाँ जी। वो एक बना हुआ इस तरह से लड्डू सा टाइप, हाँ जी। लड्डू पीठी वाले की तरह से बना हुआ एक उसमें तार डाली होती है। वो पता है क्या होता है? वो कैल्शियम क्या होता है? वो चूना है, कली है, ठीक है। जो हम कभी दीवारों पे करते थे, अच्छा। करते थे ना। हाँ जी, हाँ जी। अब डिस्टेम्पर और पेंट मुख्तलिफ आ गए, और वो जो चूना कली जो हम कभी किया करते थे, अब वो नापैद होगी, जी, ख़त्म जी, होगी। जी। आपकी कैल्शियम जो इस वक्त मार्केट में टैबलेट फॉर्म में और जो सैशे पैकेट के अंदर बिक रही है, और धड़ाधड़ डॉक्टर जो है वो कौम को खिला रहे हैं, जिसकी वजह से पत्थरियां आ रही हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, किडनी फेलियर हो रहा है, किसकी बनती है? चूना कैल्शियम कली की, ठीक है। चूना कली। तो ये जो चूना खिलाया जा रहा है या चूना लगाया जा रहा है, ये आपने डिसाइड ये करना तो आपने बता दिया कि तो लगाया जा रहा है, चूना है। खिलाया लगाया जा रहा है ना, लगाया भी जा रहा है और धड़ाधड़ खिलाया भी जा रहा है। तो कली चूना पीस कर जो कौम को सैशे पैकेट में, अब सैशे पैकेट के अंदर क्या, चूना कली, उसके अंदर कुछ फ्लेवर्स, कुछ ऐसी चीज़ें, हाँ जी। फ्लेवर्स, जैसे टेस्ट डेवलप हो जाए। आप उसको पानी में डाल के देख लें, गोली हो या वो सैशे पैकेट हो, हाँ जी। तो जब वो पानी में उबलता है तो ड्रामा में कली भी तो उबलती देखी नहीं हमने बचपन में। सारों का ही ऐसे है कि किसी एक ने थोड़ी करना है, बिल्कुल है। सारे इसी से बना रहे हैं। और जब आप औरत को ये नाम नेहाद जेली विटामिन, मल्टी विटामिन, डॉक्टर मल्टी विटामिन के ऊपर शदाई या कौम को कहता है खाओ, लिख के देता है, ऐसे ही है, मल्टीविटामिन हर एज के लिए देता जी, है। और हकीम के बारे में वो ख्याल करता है कि हकीम के पास ना जो वो कुश्ता देगा तो आपको गुर्दे फेल कर देगा। ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं नहीं कहता, अब वो हकीम वैसे ही ख़त्म हो गए, चले गए, जो कुश्ते वगैरह कुश्ता साजियाँ करते थे बहुत कम रह गए। बिल्कुल। लेकिन वो कुश्ता अगर बनाता था, तो मैंने जो तिब को स्टडी किया है, उसमें जो तिब में हकीम जो बहुत पहले कुश्ता बनाते भी थे, तो वो किसी एक धात को कुश्ता करते थे। बिल्कुल ऐसे। और आपका जो मल्टी विटामिन है, आप उसके ऊपर कभी दांतें पढ़ के देखें, ऐसे ही है। यू कैन सी इट, उसका वो देखें, उसके ऊपर जो लिखा है, ऐसे ही। कितनी दांतें इकट्ठी कर दी हैं जो मल्टी विटामिन बना रहे हैं। तो क्या ये मल्टी विटामिन जो है, ये इतनी दांतें, ये उस एक, वो एक देता है तो कुश्ता गलत है, और ये इतनी सारी दांतें इकट्ठी करके दे रहा है मल्टी विटामिन के नाम पे, तो ये कुश्ता, ये कुश्ते हैं या क्या है? ऐसे ही है, बिल्कुल। ये लेकिन तो हम खा रहे हैं, ऐसे ही, हम खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अरे सर, मुझे ये बताइएगा कि गुर्दे वाश होते हैं आजकल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि गुर्दे वाश होते हैं। गुर्दे वाश नहीं होते। कहाँ डायलिसिस कहाँ देखे वाश होते हुए? हॉस्पिटल्स में मशीनें हैं सर, और लाखों और करोड़ों रुपए की मशीनें हॉस्पिटल्स में हैं, पूरे पूरे यूनिट बने हैं, लोगों की बारियां नहीं आ रही कि डायलिसिस के लिए उनको टाइम मिले। सर मोहतरम मेरे भाई, इसका लफ्ज़ पूरा जो है ना वो है हेमोडायलिसिस। ठीक है। हेमोडायलिसिस का मतलब होता है खून को, हेमो कहते हैं खून को, डायलिसिस खून को साफ करना। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक, ये खून साफ हो रहा है या गुर्दे? आप जाइए किसी मशीन पे, किसी डायलिसिस सेंटर का विजिट करके आए, कोई वीडियो बनाए उस पर डॉक्यूमेंट्री की, डॉक्टर से पूछिए वहाँ पे कि सर ये आप गुर्दे वाश कर रहे हैं या खून साफ? खून साफ कर रहे हैं। मुझे आपकी बात से बिल्कुल वो सामने चीज आ गई कि वो तो खून एक फेस्चूला बना है बाजू पे या गर्दन पे, और वो फेस्चूला मशीन के साथ जोड़ा जाता है, मशीन खींचती है खून को और खून साफ करके वापस गुर्दों में और जिस्म में वापस भेज देती है। ठीक है। जो काम हमारे गुर्दों ने करना है वो हम मशीन से करवा रहे हैं। तो हम अपने गुर्दों का इलाज कब करवाएंगे? हम अपने गुर्दों का इलाज कब करेंगे? कौम सो गई है, वो समझती है कि यही हल है इसका और यही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये किसी ने माइंडसेट दे दिया। आपको पता है ये गुर्दे डायलिसिस मशीनें क्यों बनी थी? जी जी बताइए। क्यों बनी थी? मुझे नहीं पता। नहीं पता। ये जब बाहर फॉरेन में डॉक्टर्स जो है वो जब कोई किडनी पेशेंट आता था, किडनी फेलियर पे चला गया, मसाइल बिगड़ गए, इलाज कोई नहीं था उनके पास, बिगड़ते बिगड़ते एंड स्टेज पे आ गया। ठीक है। स्टेज 5 पे पहुंच गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब इसका ट्रांसप्लांट करके देखते हैं। ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट।
अब किडनी ट्रांसप्लांट के ये ज़रूरी था कि डोनर ढूंढना, क्रॉस मैचिंग करनी, और ज़ाहिर है उस पर एक टाइम लगता हाँ, है। बिल्कुल वो 4-6 महीने 8 महीने लगते थे। बिल्कुल 4-6-8 महीने तक तैयारी करते करते वो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा क्रिटिकल और क्रॉनिक कंडीशन पे चला जाता था। ठीक है उसके मसाइल काफ़ी बढ़ जाते थे। बिल्कुल तो वो बाज़ दफ़ा एक्सपायर हो जाता था, अक्सर एक्सपायर हुए। तो वो कहते थे यार काश ये हमें थोड़ा सा टाइम दे देता, काश। तो हम क्या करते, हम इसका किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते, मौका नहीं मिला। अब वो उसके लिए उन्होंने फिर सोचा कि कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि इनके जो ब्लड है वो ब्लड में ये जो पॉइजन बढ़ता है, काश इसको किसी तरीके से बढ़ने से रोकें। तो उनके पास कोई रेमेडी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि इनका खून जो है उसको साफ कर लिया जाए थोड़ा सा। तो खून साफ करने की तरफ जब ज़हन गया तो कोई लोग बैठे और उन्होंने करते करते एक मशीन बना ली। अब वो मशीन बनी कि इसको किडनी ट्रांसप्लांट पे लेके जाना है, लेकिन अगर वहाँ पहुँचने तक इसके बीच में कहीं इसका क्रेटिनिन यूरिया बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, और इसके लिए जानलेवा साबित होने के करीब जाए, तो वो कहते थे फटाफट इसका खून साफ करो, जान बचाओ। ठीक है ये खून साफ करना और जान बचाने तक तो ठीक था, ठीक है लेकिन उसको बाद में इंडस्ट्री जो थी वो इंडस्ट्री बन गई और उन्होंने अपनी मशीनें बेचना शुरू कर दी, और फिर वो मशीनें धड़ाधड़ पूरी दुनिया में लग गई। और इस वक्त सर पूरी दुनिया में WHO कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, 1.5 करोड़ मरीज रोजाना जो है उनके जो डायलिसिस है वो होते हैं, जिसको हम खून साफ करना कहते हैं। गुर्दे वाश करना इसका है ही नहीं। और आज तक मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक पेशेंट दिखा दें दुनिया में जिसके कभी गुर्दे वाश हुए हों, दिखाइए, ढूंढें। कोई भी नहीं हुआ। आप 1 लाख रुपया दूंगा एक पेशेंट का अगर गुर्दे वाश हुए। कितने करा रहे हैं, कोई साबित कर दे मेरे गुर्दे वाश हुए। 1 लाख रुपया एक पेशेंट 1 लाख रुपए एक पेशेंट दूंगा। जो सर जो ये डॉक्टर्स हैं जो गुर्दे वाश करते हैं इनको मैं कहता हूँ कि लेके आएंगे और कम से कम आपसे 1 करोड़ रुपया तो लेना। आप उनसे पूछ लेना कि गुर्दे वाश करते हैं, वो कहेंगे होमोडायलिसिस होता है, ब्लड वाश होता है, गुर्दे तो वाश नहीं होते। और फिर जिससे पूछो वो पता है क्या कहते हैं, कहता है मैंने तो कभी नहीं कहा, हम तो कभी नहीं कहते, ये तो लोग खुद ही कहते हैं। और भाई लोगों को से पूछ ले, वो कहते हैं, लोग कहते हैं हमें क्या पता, हमें तो डॉक्टर ने कहा था गुर्दे वाश होंगे, गुर्दे वाश करा लो। तो गुर्दे तो वाश नहीं हुए कभी किसी के। तो हॉस्पिटल के बाहर जो जहाँ पे डायलिसिस होता है वहाँ पे उर्दू में लिखा होता है गुर्दे वाश तो अंदर की जगह। अंदर जाके पूछें ना, आप तो मीडिया है, आप पूछें, आप उनसे पूछें कि सर बाहर गुर्दे वाश लिखा है तो अंदर बताइए कैसे करते हैं, कौन सा सर्फ एक्सेल, कौन सी सर्फ डालते हैं, किस तरह करते हैं। डायलिसिस का कुदरती तरीका दूं? जी सर, कुदरती तरीका दूं, अपना देता हूं जो मेरी रिसर्च। जी सर। एक मिट्टी का घड़ा लें, ठीक है, मिट्टी का एक घड़ा, साइज कोई भी हो। ठीक है। आपको बेशुमार लोगों के फिर वो कमेंट आएंगे कि बताया नहीं घड़े का साइज क्या हो, अच्छा, पानी कितना डालना है। वो भाई कोई भी घड़ा ले लो, ठीक है, वो जितना भी बड़ा हो, जो भी साइज हो, आपको बाजार से मिल जाएंगे, मुख्तलिफ साइज मिलते हैं, कोई एक ले आओ। ठीक। और उस घड़े के अंदर आपने पानी उबाल कर डालना है या फिल्टर वाला पानी लेके उसको डालना है और घड़ा पानी का भर लें। ठीक है। 10 ग्राम कलमी शोरा और 10 ग्राम जौंखार, ये 2 चीज़ें आपको पंसारी से मिलेंगी। ठीक है, ये ले लें, 10-10 ग्राम उसके अंदर डाल दें। ठीक है। और मुख्तलिफ लोगों के घरों में, पार्क्स में, क्या कहते हैं, मुख्तलिफ बागात में या नर्सरियों में आपको अंगूर के बेल मिलेगी। ठीक है। अंगूर के बेल जहाँ हो, वो कोई भी नस्ल की कोई भी अंगूर हो, तो आप उसके सिर्फ पत्ते ले लें। पत्ते लेकर उनको ज़रा, अगर कोई डस्ट वस्ट हो तो अच्छी तरह टिश्यू के साथ साफ़ कर लें पहले। ठीक है। उसके बाद उसको तोड़ना है, तोल के उसका हरे पत्तों का, ताज़ा पत्तों, लेकिन उसका वज़न करना है 1 पाव। ठीक है। 1 पाव उनका वज़न हो। उसके बाद आप उसको फिर पत्तों को धोएं, क्योंकि अगर आप पहले धो लेंगे तो वो गीले होंगे, भारी होंगे, वज़न पूरा नहीं होगा, फार्मूला ख़राब हो जाएगा। तो 1 पाव अंगूर के ताज़ा पत्ते और 10 ग्राम कलमी शोरा, 10 ग्राम जौंखार, ये आप उस घड़े के अंदर डाल दें। ऊपर ढक्कन रख के घड़े को थोड़ा सा हिला के और उसको कहीं भी कमरे में किसी जगह पे 6 घंटे के लिए रख दें। ठीक है। 6 घंटे के बाद वो आपका पानी तैयार हो गया। ठीक है। अब ये पानी मरीज़ को पिलाना शुरू करें। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो सर दिनों में, हफ्तों में, महीनों में तेज़ी से ठीक होते हैं, ठीक है। इम्प्रूव करते हैं।
हम कहते हैं सादा पानी बिल्कुल बंद करा दें, डॉक्टर भी कहता है नहीं पीना, लेकिन मरीज ने फिर भी कुछ तो पीना है, वो पीता है। हम कहते हैं बिल्कुल सादा पानी बंद कर दें, घड़े वाला पानी पिलाना शुरू कर दें। ठीक है। जितना घड़े में से पानी पीने के लिए निकालें, उतना पानी और उबला हुआ फिल्टर वाला साथ साथ उसमें डालते रहें। ठीक है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, गर्मी सर्दी मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ इसका टाइम होता है। ठीक है। घड़ा पानी के अंदर जब बदबू स्मेल पैदा हो जाए, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी, तो उस घड़े को अच्छी तरह धो के वो सब कुछ गिरा दें, अच्छी तरह धो के अंदर से कूच के साफ करके कूची के साथ, और उसके बाद फिर नया पानी नई तीनों चीज़ों के साथ पानी बना लें और मरीज़ को वही पानी पिलाएं। जब भी मरीज़ पानी पीने के लिए मांगे, खुराक के साथ, दवाई के साथ, वैसे भी कुछ भी पानी वही देना है घड़े वाला। ये पानी आप इनटेक कर रहे हैं, ये पानी आपके पूरी बॉडी में, ये 3 चीज़ें आपकी पूरी बॉडी में सर्कल करेंगी। फिर ये खून में, और खून साफ होने के लिए जब जाएगा, ये तीनों चीज़ें, इसका पानी आपके गुर्दों में पहुंचेगा, ये गुर्दों को अंदर से साफ करेगा। अच्छा। और उसके बाद फिर पेशाब के रास्ते की चीज़ों को निकालेगा। आपके वो जो फिल्टर्स हैं किडनी के, वो खुलना, इंप्रूव करना शुरू हो जाएंगे, वो चोक हो चुके होते हैं नेफ्रॉन्स। अभी मैंने एक चीज़ दी है, अभी 2 चीज़ें और भी हैं। अच्छा। एक गुर्दों पे टकोर करना, और उसके बाद हम इलाज करते हैं पेशेंट का, हम उसको दवाई भी देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट हैदराबाद से, उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा जी हमने सुना है कि आपको इलाज करते हैं, तो कैसे करते हैं? मैं कहा जी हमारा जो इलाज है वो तरीका, वो तिब्बे नबवी कह लें, तिब्बे कुरानी कह लें, नेचुरोपैथी कह लें, नेचर कह लें, फितरत कह लें, जड़ी बूटियों से जो भी समझ लें, वो है, अंग्रेजी नहीं है। उन्होंने कहा सर हो अच्छा, हम तो गलत जगह पे फ़ोन कर बैठे। मैं कहा वो क्यों? कहते सर हम तो अंग्रेजी दवाइयों के अलावा कायल ही नहीं, हमें तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा है किसी और के पास नहीं जाना। मैं कहा ओके ना जाओ। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? कहता सर वो गुर्दे वाश करते, डायलिसिस वो हमारे हो रहे हैं गुर्दे वाश। मैं कहा कब से हो रहे हैं? कहते जी 1.5 साल हो गए, पौने 2 साल। मैं कहा वेरी गुड। मैं कहा यार ले आओ तो ये मरीज़ ठीक हो सकता है। नहीं डॉक्टर कहता है इसका दुनिया में इलाज कोई नहीं। एक तो मैं कौम से ये अल्तजा करता हूँ कि कौम को सोचना है डॉक्टर कहता है, या डॉक्टर बड़ा है, या जिस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह साडा मरीज़ ठीक कर दे, वो बड़ा है या डॉक्टर? अल्लाह बड़ा। तो फिर असी अल्लाह बड़ा है तो असी अल्लाह की गल नहीं मनते पे। अल्लाह ने कहा कि मैंने नाजल किए हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है। क्या अल्लाह जो है हमारा वो कादर नहीं हर चीज़ पे? बिल्कुल। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह कादर है, तो फिर हम अल्लाह की बात के को डॉक्टर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो मुझे वो कहते हैं जी मैंने कहा चले ना करें। मैं कहा इसके पेशाब की क्या पोजीशन है? कहते सर पौने 2 साल पहले इसके डायलिसिस शुरू हुए, और कुछ देर तो इसके डायलिसिस होते रहे तो इसको पेशाब आता था, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता कम हो गया। अब कहते हैं तकरीबन 1.5 साल से इसका पेशाब वाले रास्ते से एक कतरा भी नहीं आया। अच्छा। ये मशीन पे जाता है, वो गुर्दे वाश होते हैं और वहाँ से खून साफ होता है और उसमें से सारा पेशाब सब कुछ उधर से निकलता है। इसको जेन्युइन पेशाब कतरा भी नहीं आता। मैं कहा यार 2-3 काम मैं आपको बताता हूँ वो कर लो। एक मैंने ये बताया, एक मैंने गुर्दे के ऊपर टकोर करने का तरीका बताया, एक मैंने उनको कहा कि आपने इसको कद्दू सब्जी में, कद्दू सिर्फ पका के शोरबे वाला, कद्दू में गोश्त डाल लें, कद्दू खाली बना लें शोरबे वाला, कद्दू का मिल्क शेक बना लें। कभी पिया कद्दू का मिल्क शेक? नहीं बताता हूँ बाद में। तो मैंने सुना है कि आप आपकी तरफ जाए तो आप बगैर पूछे पिला देते हैं। मैंने उसे कहा कि ये उनको करें, और पिस्ता के 7 दाने सुबह शाम आपने इसको साथ खिलाने हैं। मैं कहा ये चीज़ें तो आपने खुद करनी है, अपने घर से लेनी है, खुद बनानी है, मैं तो कोई नहीं भेज रहा। कहता इससे क्या होगा? मैं कहा आप 10 दिन करें। कहता 10 दिन से क्या होगा? मैं कहा 10 दिन में अगर आपने लगातार ये मेरी बातों पे अमल कर लिया तो 10 दिन में, 4-5 दिनों में, 6 दिनों में आपके मरीज़ को पेशाब वाले रास्ते से पेशाब आना शुरू हो जाएगा, गुर्दे पेशाब बनाना शुरू हो जाएंगे। और जब आपका पेशाब शुरू हुआ तो मैंने कहा फिर आपने मुझे फ़ोन करना है, फिर आप मुझे ढूंढेंगे कि सर एड्रेस बताएं, आप कहाँ बैठते हैं, हमने लेके आना है। अब तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं लेके आना, हमने कोई और तरीका इलाज पे जाना ही नहीं। तो मैं कहा फिर आप मुझे ढूंढेंगे, लेकिन आप सिर्फ 10 दिन इस पर अमल करें। उसने कहा जी कर लेंगे। सर चौथे दिन उस पेशेंट ने कहा कि रात से इसका पेशाब चालू हो गया हुआ है और हमने एम्बुलेंस करवा ली हुई है, बताएं लाहौर में आना कहाँ है? मैं कहा जी मेरा तो एड्रेस ही कोई नहीं, मैं तो नहीं पेशेंट देखता। कहते कैसे, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप जैसे माइंड सेट वाले लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि आप उस दिन तो कह रहे थे कि हमने आपके पास आना ही नहीं। कहता नहीं सर हमारा मरीज़ भी कह रहा है, हमारे आधे रिश्तेदार ये कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि नहीं,
जिसने सिर्फ घर बैठ के जो 2-4 चीज़ें बताई, हमारे मरीज़ का पेशाब शुरू हो गया, पेशाब आना शुरू हो गया, ये देखो जाना है। तो मैंने कहा जी फिर सोच लें, आप 10 दिन पहले क्या कह रहे थे या 5 दिन पहले क्या कह रहे थे। फिर वो पेशेंट एम्बुलेंस से हैदराबाद से लाहौर आया। सही, तो बात यह है बड़ी बात कि है। सिस्टम को नेचर और फितरत की करीब आए। मैं एक ही जुमला देता हूँ सर, बैक टू नेचर। जी, बैक टू वो फितरत ला जाओ। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरा रूम है, आयत नंबर 30 है, चैप्टर 30 है, चैप्टर 30 वर्स 30, फितरत अल्लाह हिल्लती फतरत नासा अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह। मतलब ये एक आयत है पूरी कुरान के अंदर। इस आयत को पढ़ें। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को अपनी फितरत, कानून फितरत पर इंसान समेत सारी चीज़ों को पैदा किया, फितरत और नेचर पे बनाया। फिर अल्लाह फरमाते हैं मेरे बनाए हुए में तब्दीली ना करना, बिल्कुल ऐसे ही, छेड़खानी नहीं करनी। यही सीधा दीन है, यानी ये जिंदगी करने का तरीका। मगर बहुत लोग नहीं जानते। तो जो नहीं जानते ना, उन तक मैं एक प्रोजेक्ट लेके मैंने स्टार्ट किया है। मेरा हेल्थ एजुकेशन जो सिस्टम है जिसको मैं लेके चला हूँ, हम इस वक्त उसको तकरीबन 37 मुल्कों में हमारे मेंबर्स हैं। 37 मुल्कों में हम उसको फैला चुके हुए हैं। और पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अलावा मैं उसको सबसे पहले मैंने पंजाब पुलिस के आईजी साहब को लिखा, डॉक्टर उस्मान साहब ने हमें अलाउ कर दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद तमाम पाकिस्तान के जितने सूबों के आईजीज़ हैं उन्होंने अलाउ किया। पुलिस डिपार्टमेंट सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। और मैं उनके पुलिस लाइंस में, पुलिस रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में, पुलिस लाइंस में और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, पुलिस कॉलेजेस के अंदर, नेशनल हाईवे पुलिस हो या मोटरवे पुलिस हो या हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी हो या जहाँ भी, मैं सारी जगहों पे तकरीबन जा रहा हूँ, जाके करवा रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। अपनी जेब से जाता हूँ, पानी सादा अपना लेके जाता हूँ, अपना पीता हूँ, अपने पैसे, अपना पेट्रोल, अपना पैसा खर्च करता हूँ, फ्री में करवाता हूँ। 2 घंटे का मेरा वो प्रोजेक्ट है कि नेचर योर फ्यूचर, रोड मैप फॉर लाइफ, अल्लाह हेल्थ सिस्टम, कि अल्लाह का निज़ाम सेहत क्या है। और ये अल्लाह का निज़ाम सेहत अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक को सिखा दिया जाए और पब्लिक इसके ऊपर 1 साल सिर्फ अमल कर ले, तो घरों से मरीज़ और बीमारियाँ, और बीमारी इंसान को नहीं, हमारे साई को भी नहीं छू सकती। इंसान सारे तंदुरुस्त हो सकते हैं और हमारा हेल्थ का बजट 1 साल पे लोग अगर अमल कर लें मेरी बात पे, क्योंकि वो बात कुरान में है, कुरान की तिब है, तिब्बे कुरानी है, उसके अंदर अल्लाह ने पूरा सारा कुछ दिया है। तो अगर उस पर हम अमल पैरा हो गए या हो जाएं तो 1 साल में आपके मुल्क का, पाकिस्तान का सेहत का बजट जो है ये 60 to 80% विल बी रिड्यूस्ड इन 1 ईयर, जस्ट 1 ईयर, 1 साल में गिरा दूंगा। बहुत ज़बरदस्त सर। जो वज़ीर ख़जाना साहब को मुझे पिछले साल के एंड पे जब जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए, जी, याद होगा आपको, तो जो मीडिया से ताल्लुक है, जाकिर नाइक साहब एज ए स्टेट गेस्ट पाकिस्तान में थे। बिल्कुल ऐसे। और उन्हीं दिनों मुझे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका के जो वो है उससे कॉल आई मुझे उनकी एक, और उसके बाद उनके प्रेसिडेंट ने मुझे मेरे से बात की। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, एक अदना सा, लेकिन अल्लाह के उस सेहत का, उसके रास्ते का एक स्पाई हूँ और लोगों को वो रास्ता बताता हूँ कि इधर चलो। उस प्रेसिडेंट की मुझे कॉल आई, फिर उस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंसी से मुझे एक लेटर लिखा, मुझे व्हाट्सएप किया, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा, और उस पे उन्होंने मुझे एज अ स्टेट गेस्ट ये ऑफ़र की कि आप हमारे पास अफ्रीका में आएँ और हमारे प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। ज़बरदस्त है। तो मैं उन दिनों में, मैं जाकिर नाइक साहब को बड़ा ख्वाहिशमंद था कि मेरी मुलाकात होगी, बड़े अरसे बाद कहीं मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वो मुझे अफ्रीका जाना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने उनके 16 मुल्क विज़िट किए, 16 मुल्क के उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और वो जो प्राइम मिनिस्टर जिसने मुझे मिलना था, आज मैं उसका एडवाइज़र हूँ वहाँ पे। अच्छा, ज़बरदस्त। उनका एडवाइज़र हूँ। वो मेरे साथ मतलब जूम पे बैठ के मेरे साथ मीटिंग शीटिंग अपनी कबीना की, हेल्थ की, उनके हेल्थ मिनिस्टर्स, उनके एजुकेशन मिनिस्टर, उनके हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उनके फॉरेन जो मिनिस्टर थे, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, उनके तमाम कबीना को, इवन उनकी असम्बली को
इजलास को मैं ड्रेस करके आया हूँ उस फैमिली में। जबरदस्त। और उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है जिस तरह से हमें अब गाइड करे, उनके बड़े बड़े अस्पताल विजिट किए, ठीक, उनके अंदर एमएस के ऊपर उनके यहाँ डायरेक्टर होता है, हमारे यहाँ तो एमएस आने लाल होता है, उनके ऊपर डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर एमएस और उनका एक सीनियर डॉक्टर, ठीक है, और एक साथ उनके तर्जमान, चूँकि हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उनका जो तर्जमान होता था वो इंग्लिश मेरे साथ बात, और आगे वो जो है वो उनको पुर्तगीज़ में या उनको फ्रेंच में बात करते थे, वो ज़्यादा पुर्तगीज़ पुर्तो समझते हैं। अच्छा, अब मुझे पुर्तो नहीं आती तो क्या करें, तो सो उन्होंने मेरी बात को इंग्लिश में से उसने पुर्तो में ट्रांसफ़र करना, तो मैं उनका स्टेट गेस्ट रह के आया हूँ, और आज मैं उनका वेस्ट अफ्रीका के 16 मुल्कों का मैं उनके एज आ कह लें एडवाइज़र के तौर पे उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त। मैं यहाँ से अनकरीब एक उनके यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ी तरीका इलाज राइज है, और वो सिर्फ अंग्रेज़ी तरीका इलाज के ऊपर ही है, बाकी कोई नहीं। सर आप अंदाज़ा करें, जब मैं उनके हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर्स को ये मीटिंग करने के लिए गया तो 4-4 घंटे की मेरी मीटिंग, 4.5 घंटे की मीटिंग, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। वो मुझे था कि इनके डॉक्टर्स को कायल करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे डॉक्टरों की तरह से नहीं थे। अब दलाइल से बात करते हैं, और वो हमारे डॉक्टरों की तरह नहीं थे। उन्होंने सर वेलकम भी किया, बात भी सुनी, और उन्होंने कहा कि सर हम तो देख रहे हैं, हम खुद बीमार हैं, अपनी दवाइयाँ खुद खा खा के तंग आए पड़े हैं, और हमारे पास अंग्रेजी तरीका इलाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो बताइए ऐसा हो सकता है? मुझे वो कहता है, उनके एक एडवाइज़र ने मुझे एक सवाल किया, एक बहुत बड़ा उनका एक हॉस्पिटल था, उसके अंदर उनका एक बंदा बैठा था, उसने मुझे कहा कि सर ये बताइए, सर्जन था वहाँ का, उसने कहा मुझे ये बताएं कि आपके नेचुरोपैथी में गुर्दे के अंदर पथरी बन जाए, तो ये हम तो या लेज़र सर्जरी करते हैं या सर्जरी करके निकालते हैं यहाँ पे। उसने कहा मुझे ये बताएं कि ये पथरी जो है ये किसी तरीके से बगैर ऑपरेशन के आपके किसी तरीके से निकल सकती है? सही है। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा ये कौन सा मुश्किल बात है? उसने कहा जी मुश्किल कैसे नहीं है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा आलमी है, बड़ा प्रॉब्लम है, हम तो ऑपरेशन करते हैं। मैं कहा सर मकई का सिट्टा होता है, मकई का सिट्टा, छल्ली, उसके आगे जो गोरे गोरे बाल होते हैं, वो गोरे बाल आगे से काट लें, और 2 छल्लियों के बाल को आप 2 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के उसको बॉईल करें। जब वो 2 गिलास का पानी 1 गिलास रह जाए, उसे नीचे उतार लें, उसमें 15-20 कतरे कलवंजी का तेल डाल लें, थोड़ी सी शक्कर डाल लें, और पानी छान के तो वो मरीज़ को नीम गर्म जो है वो गरम गरम पिलाया जाए। तो मैं कहा पत्थरी निकल आती है। अच्छा, खरबूजा खाते हैं आप? कहते हैं जी बिल्कुल। मैंने उसे कहा कि जो खरबूजा खा के छिलका फेंकते हैं, ये छिलका कितना काम का है? मैं कहा जी अगर जिसके गुर्दों का मसला है या उसके पथरी है, उसको खरबूजा छिलके समेत खिलाओ। अच्छा, नहीं तो ऐसा करें कि वो जो छिलका हम उतार के फेंकते हैं ना, तो मैंने कहा वो छिलका लें और उसको पानी में बॉयल करें अच्छी तरह, और पानी उबाल के उसका पानी निकाल के उसमें कलवंजी के कतरे डाल के तेल के, तो वो मरीज़ को वो नीम गर्म पानी, वो छिलकों वाला पानी पिलाएं, तो पथरी तो निकल आएगी। वो बड़ा हैरान हुआ कि यार इतना इजी वे है नेचर के करीब रहना, या नेचर पे जाना, नेचुरोपैथी पे जाना, इसको समझना। सही। तो कहता है जी हम तो इस पे फंसे हुए हैं। वो कहते हैं जी हम अपने प्राइम मिनिस्टर के मशहूर हैं। ठीक। और सर वहाँ क्या होता था कि मैं अगर हॉस्पिटल गया हूँ किसी बड़े में विजिट करने के लिए, 4 लोगों से मेरी वहाँ पे मीटिंग है, मैं उनको समझा रहा हूँ 4 घंटे 6 घंटे बैठ के, 4-6 घंटे के बाद सर वहाँ पे उस मीटिंग के मिनट्स बनते थे। ठीक है। कि उन्होंने क्या जज किया। वो जो मिनट्स बनते थे वो मिनट्स उनके तरतीब से ऊपर आते थे, यानी वो उनके डायरेक्टर के पास, फिर उसके बाद आगे जो उससे बड़ा है, उसके बड़ा ऑफिसर है, फिर वो उनके मिनिस्टर तक आ जाते थे, मिनिस्टर हेल्थ के पास, फिर मिनिस्टर हेल्थ से फेडरल मिनिस्टर हेल्थ के बाद, फिर फेडरल मिनिस्टर हेल्थ जो था वो उसको आगे पास करता था प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर था सरकारी गवर्नमेंट का, उसके पास, फिर वो आगे पास करके प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं 12 बजे या 11 बजे पहुंचा हूँ हॉस्पिटल, या मैंने 10 बजे पहुंचा, मैंने 1-1.5 घंटा मैंने उनके हॉस्पिटल को मुझे विज़िट कराते थे, मुख्तलिफ वार्ड पेशेंट दिखाने क्या हालात हैं कैसे हैं। उसके बाद हम किसी जगह पे बैठते थे और एक टेबल टॉक शुरू होती थी, जैसे मैं और आप बैठे, और उसके बाद वो 4-5 लोग बैठे होते थे, मैं होता था और अब मुझसे वो सारी बात चलती थी। उसके बाद मैं शाम को जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में ठहरा हुआ था, जब मैं वहाँ पहुँचता था तो सर मेरे 1 घंटे के बाद
ये सारा कुछ होके पीछे प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे होता था। और शाम सुबह मेरी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती थी छोटी सी, और शाम को हमारी एक लंबी मीटिंग होती थी। शाम को 5:30-6 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे बुला लेते थे, और उसमें वहाँ बैठ के वो जो मिनट्स आ चुके होते थे वही चाहिए थे प्राइम मिनिस्टर को। वो ये चाह रहा था कि यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के पब्लिक ये रिकमेंड करे, डॉक्टर रिकमेंड करें कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उसने कहा जी मैं अपनी कौम को ठीक करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं कोई 10-15 दिन बाद मैं उनके साथ जूम मीटिंग में बैठा होता हूँ। ठीक, ज़बरदस्त। ये एक पाकिस्तानियों के लिए एक एजाज़ की बात है कि आपने इतना अच्छा काम किया हुआ है। अल्लाह ताला का जो निज़ाम सेहत है ना, जब आप उसको लेकर चलेंगे ना सर, तो अल्लाह आपको खुद ब खुद फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐसे ही वो अल्लाह फरमाता तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूँ। आप बीमार क्यों हो रहे हैं? हमने जिक्र छोड़ दिया। ये भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जिक्र भी करते हैं फिर भी बीमार हैं। हमने कुरान को समझना छोड़ दिया, कुरान को अंडरस्टैंड करना छोड़ दिया। कैसे कि देखें, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह कहफ है जी जी, सूरह कहफ का वाक़या आपने जो साहबे कहफ थे आपने सुना होगा। वो एक गार में थे जी जी, और जब वो जागे जी जी, तो उनको भूख लगी, तो अल्लाह ने उनको कहा कि अब अपने में से एक बंदा जो है इसको इलल मदीना, इसको शहर की तरफ भेजो, जो सिक्के तुम्हारे पास हैं वो देकर भेजो। तुम कितनी देर सोए? वो कहते हैं अभी तो ऊँग ही आई थी, अभी तो थोड़ी सी आँख लगी थी। अल्लाह ने कहा अच्छा चलो ज़रा इसको शहर की तरफ भेजो, पता चल जाएगा कितने 100 साल गुजर गए ये पता चल जाएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अपने में से किसी एक को सिक्के देकर भेजो, ये शहर की तरफ जाए और वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आए। तो अल्लाह ने फरमाया फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, कि इसे कहना कि ये देख के उम्दा और तरोताज़ा लेकर आए। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहे हैं। क्या वो कुरान हमारे लिए नहीं है? आज हम अपने बच्चों को भेजते हैं, हम खुद जाते हैं, क्या हम उम्दा और तरोताज़ा लाते हैं या बासी लेके आते हैं, या पहले सा पड़ा हुआ फ्रोज़न फूड लेके आते हैं, या पैक शुदा प्रोसेस्ड फूड लेकर आते हैं जो पहले से तैयार हुआ पड़ा है, हम वो लेके आते हैं या ताज़ा लेके आते हैं? ताज़ा का तो सवाल ही नहीं। फ्रिज जब से स्पेशली आ गए, वो फ्रिज है इसलिए। इस फ्रिज को देख लेते हैं। हाँ जी, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 2 वर्स 259, फनजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो। आगे अल्लाह फरमाता है ये गला सड़ा तो नहीं है। गौर क्या करना है कि ये गला सड़ा तो नहीं। अब फ्रिज में जितनी चीज़ें पड़ी हैं गल सड़ रही हैं क्या? नहीं, गल सड़ जाती तकरीबन। हम दूध फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा पीते हैं कि आजकल गर्मी बहुत है, ठंडा पियो यार, कमाल है, ठंड पै जाएगी। अगर आपने ठंडा पिया और मैंने कहा नहीं मैंने तो गर्म पीना है, मुझे गर्म पीने की आदत है, तो जब आप मुझे गर्म करके देंगे, आपकी मिसेस ने 2 गिलास ले आई, आपने और मैंने पीना था, आपने पी लिया ठंडा, मुझे कहते हैं सर पी लें कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है। मैं कहता हूँ नहीं सॉरी, आप मुझे गर्म कर दें। मैं पानी गर्म पीता हूँ, सही, मैं पानी गर्म पीता हूँ। मैंने आपसे बैठते हुए ताज़ा मांगा था, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं आपको कहता कि पानी गर्म करके मंगवाएं, और गर्म का मतलब आप सल्लल्लाहु की हदीस है कि पानी चुस्कियाँ लेकर पिएं। बिल्कुल। मेरे क्लिनिक पे जो पेशेंट बैठे होते हैं, जब मैं पानी मंगवाता हूँ तो मैं अपना शीशे का गिलास उनके हाथ में देता हूँ कि ये ज़रा चेक तो करो। तो कहते हैं इतना गर्म? मैं कहता हूँ ऐसे ही पीना है, आप सल्लल्लाहु की हदीस है पानी चुस्कियाँ लेकर पियो। चुस्की ताज़ा की, गर्म की या ठंडे की आएगी? चाइना सारा गर्म, जापान सारा गर्म पानी पीता है, हमें किस पे लगा दिया? हम किस पे लग गए? ठंडे पे। तो वहाँ पे फ्रिज में सारी चीज़ें गलने सड़ने के अमल से गुजर चुकी हैं, और हमें ये पता ही नहीं, हमें परवाह ही नहीं, और हम सब कुछ खाई जा रहे। तो वो जो दूध मैंने बात कर रहा था ना कि आपने ठंडा पी लिया और मैंने कहा कि नहीं सर मैं फिर नहीं पीऊँगा, तो आपकी मिसेज ने या बहन मेरी या भाभी ने ये कहा कि नहीं नहीं ओके मैं गर्म कर देती हूँ, कोई बात नहीं। वो गर्म करने गई और उसने चूल्हे पे रखा, गर्म किया, 2 मिनट के अंदर उसने कहा उधर से आवाज़ दी कि जानू आप ना पीना, ये दूध फट गया। तो आपने कैसा पिया? खराब या ठीक? खराब। ठंडक की वजह से वो आपको फील नहीं हो रहा था, ठंडक की वजह से स्मेल नहीं थी, ठंडक की वजह से उसका फटना, खराब होना वाज़े नहीं था। जब उसमें से ठंड ख़त्म हुई, वो रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर बॉयल किया, उसकी कूलिंग ख़त्म की, तो फिर पता चला कि ख़राब है। अब मुझे बताइए शहरों में आजकल ठंडे दूध की बोतलें कितनी बिक रही? बहुत बिक रही। हम फुटा हुआ पी रहे हैं कि सही पी रहे हैं कोई पता नहीं। कोई नहीं,
और एक और चीज़ जो लोहरियों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, लोहरी ये पाए खाते हैं बड़े शौक से। बड़े सारे लोग गुजरांवाला में, इधर उधर बहुत सारे शहरों में अब पाए बड़े हैं, पाए बड़े मशहूर हो गए, पाए खाते हैं। बिल्कुल। हम सुबह पाए खाते हैं, किस लिए खाते हैं? एनर्जी आए, ताकत आए, कोई थोड़ा सा प्रोटीन आए। हाँ जी। पाए खा लिए तो फिर उसके साथ हम कहते हैं नान भी, नान गलत है। अच्छा, दूसरी बात वो फिर कहते हैं जी पाए खाने हैं तो फिर नान के साथ ही तो खाए जाते हैं, नान ना खाएं तो फिर क्या करें? अच्छा चलो, पाए खाएं और उसके साथ जरा जौ की रोटी खाएं यहाँ, तो फिर पता चले ताकत आई कि नहीं। अच्छा। अब हमारे यहाँ पाए भी खा लिए और नान के साथ खाए, तिलाला नाल, कुलचा। हाँ जी, कुलचा। अच्छा, ओके। उसके बाद पाए खा लिए, अब क्या करना है? चले, नहीं नहीं ठहरो यार, वो छोटे लस्सी लेके आओ, लस्सी लेके आ और दही दी मलाई उत्ते मोटी मोटी पुआ के लेके आ। क्यों पी रहे हैं लस्सी भाई? सर जी गर्म पावे गर्म होंगे ने, दी तसीर गर्म होंगी, फलाना होता है, ये होता है, वो होता है, वो गर्माइश होगी, लस्सी पीनी चाहिए। तो भाई अगर गर्माइश को लस्सी से ठंडा करना है तो पाए क्यों खाने आए थे? क्यों खाने आए थे? सही कह रहे हैं। किसी हरारत के लिए, ताकत के लिए आए थे। और अगर ले लिया तो फिर उस ताकत को फौरी उसके ऊपर ठंडी लस्सी डाल दो। अच्छा चलो, लस्सी डाल ली। अब लस्सी पीने के बाद क्या हुआ? लस्सी पीने के बाद वो सुस्ती पड़ी। हाँ जी, सुस्ती, नींद आई। नींद आना शुरू हो गई। अब क्या करें? जो फारिग है वो तो जाके सो जाएगा, और जिसने मेरी तरह कोई काम करना है वो क्या सोचेगा? क्योंकि यार अब ऑफिस जाना है, काम करना है, क्या करें, नींद आ रही है यार, इसको उठाना है। हुण एक कप चाह लै, चाह लै या कॉफी लै। एक कप मग्गा गरम गरम चाह दा तेज पत्ती वाला लै। अब चाय पी तो क्या हुआ? नींद उड़ गई, वो सुस्ती खत्म हो गई। क्या ये हमने जो तीन चीजें ली ये ठीक है? पहले हमने पाए खाए, हमने जिस्म में गर्मी तरी पैदा की, जो सेहत तंदुरुस्ती को बहाल करती है और सेहत तंदुरुस्ती वाला मिजाज है उसका, ठीक, वो ली। उसके बाद हमने सर्दी तरी, यानी हमने लस्सी पी तो सर्दी और तरी हमने कर ली। जो पाए खाए उनका जो शोरबा था उसके अंदर जो लेस थी, ऊपर से लस्सी लेकर वो मैदे में चेपड़ियां बनी कि नहीं? बिल्कुल, वो चिकनाई जम गई, चेपड़ियां बनी, तो फिर हार्ट अटैक होना नहीं, फिर आर्टरीज ब्लॉक नहीं होनी, वॉल ब्लॉकेज नहीं होनी। हमें पता ही नहीं, सेंस ही नहीं है। लस्सी पी ली, अच्छा अब लस्सी पी ली है तो यार इत्थे रुक जो कम से कम, ऊपर से एक कप गरम गरम चाह वो भी आनी चाहिए है। और चाय जो है वो फिर जब ली तो उसका मिजाज गर्मी खुश्की वाला था, उसने गर्मी खुश्की करनी, पहले ने गर्मी तरी, दूसरे ने सर्दी तरी, तीसरे ने गर्मी खुश्की। तो हम अपने अंदर मैदे में एक ही वक्त में बैठे बैठे आधे घंटे में हमने तीन मुख्तलिफ मौसम दे दिए। बिल्कुल, तो फिर इत्थे की बनेगा? ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ स्टैंड नहीं पावांगे तो और की होएगा? बिल्कुल ऐसे फिर नहीं भी पैने तो पै जाने। हाँ डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं ये हार्ट अटैक के ऊपर, तो अब अक्सर ये भी देखा गया है कि जब डायलिसिस होते हैं, ये डायलिसिस अगर टाइमली नहीं होते तो उसकी वो भी एक वजह बनती है हार्ट अटैक की, ये भी देखा गया। और फिर ये मुझे बताइएगा कि हार्ट अटैक होता भी है या नहीं होता? सर मेरे जो नॉलेज है या मिजाजों को जिस तरह मैं समझता हूँ उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक जो है, अगर ये किसी भी वार्ड में अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम कह के एडमिट कर लिया जाता है तो उनमें से 95 मरीज़ जो होते हैं ना, 95 पेशेंट जो होते हैं वो हार्ट के पेशेंट नहीं होते। सही है, वो उसके मैदे का, डाइजेस्टिव ट्रैक का, वहाँ का इशू होता है, लेकिन हार्ट का बना दिया जाता है। अच्छा। और जो हमने स्टेंट डालने की बात की है, अमेरिका में हमने देखा है कि वहाँ पे स्टेंट जो है वो $3 से $5 का है। ठीक है, कितना? 3 से $5। पाकिस्तानी कितना बनेगा? 300 रुपये का डॉलर तो नहीं है, चलो सरफ देने के लिए हम आसान कर लेते हैं, डॉक्टर का मैथ कमज़ोर होता है। 300 रुपया भी लगाएं तो $1 का, तो $3 $900 रुपया और $5 $1500 रुपया, एक 800 तो 1200 रुपये के दरमियान ये अमाउंट बनेगी डॉलर की एक्चुअल वैल्यू जो टोटल बनती है, $3 से $5। अमेरिका में $3 से $5 का स्टेंट है, और पाकिस्तान में पहुंच के वो जो 8 से 1200 का है वो 5.5 लाख का क्यों हो जाता है? 5.5 लाख का एक स्टेंट डाल रहे हैं इसे। 5.5 लाख? जी 5.5 लाख का, यार पता करो।
उसको मैं 1500 रुपए, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, ये तो स्टार्ट ही ना कर लें फिर तो हम। आप सर्जन क्यों नहीं बने? आपको सर्जन होना चाहिए था ना। आप तो हार्ट सर्जन बनते, फिर मुझे नहीं। तो ये तो फौरी स्टंट डाल देते हैं, कोई भी इशू हो तो कहते हैं स्टंट। और अच्छा उसका फायदा क्या होता है एक चीज स्टंट है, का? स्टैंड क्या होता है, हाँ जी, ये आपका माइक, हाँ जी, इसके ऊपर ये एक रिंग, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, जी, ये स्प्रिंग ही समझ लें एक स्टैंड। ठीक है। आपकी वेन ब्लॉक हुई ऐसे, उसके अंदर उसने एक डाला ऐसे ले जाके, और उसके बाद उसने ऐसे करके उसको घुमा के ये एक स्प्रिंग टाइप ऐसे कर, जी, ठीक। ठीक है। अब इसमें से ब्लड जो था वो थोड़ा सा इजी वे से पास होना शुरू हो गया, ठीक है। मरीज को थोड़ी सी आसानी हो गई, डॉक्टर का कहना है। अब मेरा सवाल ये जो लोहे का पाइप है, इसके ऊपर मैं उंगली चला रहा हूँ, तो ये आप अपने भी चला के देख लें, ये बिल्कुल स्मूथ चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। इस पर नाखन चला के देख लें, स्मूथ चलेगा। अब स्प्रिंग है, कौन भी समझ रही है, ये स्प्रिंग है, यहाँ से आते आते जहाँ स्प्रिंग आया, अब क्या चल रहा है, आवाज़ आ रही, ऐसे और ये आड़ आड़ के, ये मेरी उंगली देखे ना, आड़ आड़ के चल रही है। रिफ्लेक्शन। जब उस स्टेंट के अंदर से ब्लड गुजरेगा, आपकी वेन तो उसने थोड़ी सी खोल दी, लेकिन जिस स्प्रिंग में से, उस स्टेंट में से जो अंदर से आपका ब्लड गुजर रहा है, वो फिर ऐसे नहीं गुजर रहा होगा, वो ऐसे ऐसे करके गुजरेगा, फ्लो में नहीं गुजरेगा, फ्लो में नहीं गुजरेगा, आड़ आड़ के गुजरेगा। और वो जो ब्लड उसमें से गुजर रहा है, उसके अंदर जो चिकनाई, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स जितने भी हैं, जो ब्लड परफ्यूजन रेट है, वो चीज़ें उसमें से, अब यहाँ ऐसे कुछ चीज़ गुजारेंगे तो इस पे ठीक रहेगी, या स्प्रिंग पे ऐसे करेंगे तो इस पे चीज़ें ज़्यादा रुकेंगी, जमे इसके साथ चिपकेंगी, बिल्कुल ऐसे ही। तो जो उसके अंदर चिपकना शुरू हो जाएंगे, और चिपते चिपते जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, तो स्प्रिंग, वो जो स्टैंड है, वो जब अंदर से दोबारा ब्लॉक होगा, तो सर दुनिया का कोई डॉक्टर है उसको नहीं खोल सकता, और ना ही स्टेंट के अंदर अगेन स्टेंट डाल के उसको यूं कर सकता है। और इस तरह का एक पेशेंट मेरी नज़र से गुजरा है पाकिस्तान में, उसको 1.5 करोड़ डॉक्टर को उसने ऑफर की थी, सर्जन को, नाम नहीं लूँगा, इस्लामाबाद में बहुत बड़े सर्जन है। तो उसने कहा था कि जी आप फिर नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ी तगड़ी सिफारिश की, तो उसने कहा आप 1.5 करोड़ लेके आ जाएं, और उसने कहा जी 99% आप सोच के आइएगा कि आप पेशेंट को वापसी पे डेड बॉडी लेके जाएंगे, 1% मैं कोशिश कर दूंगा, 1% चांस है, अगर आपका मरीज बच गया तो ये मोजज़ा होगा। 1.5 करोड़ लेने के बावजूद भी वो ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, क्योंकि स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज आ चुकी हुई थी। कौम ये नहीं देखती कि ये हुआ क्यों, ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो कहते हैं बस वक्ती मैनेजमेंट कर लो। सिर्फ राइजिक नाम की एक दवाई जो है, चाहे वो कैप्सूल में हो, गोली में हो, या किसी सैशे पैकेट में हो, उसके जो सैशे पैकेट्स हैं उसमें हो, ये सिर्फ पिछले साल 2024 में, एक साल में, वो पाकिस्तान में जो कि कर्जदार मुल्क है और हमारे यहाँ मसाइल ही मसाइल, सर सिर्फ 8 करोड़ की बिकी, 8 करोड़ रुपए की, सिर्फ 8 करोड़ की पाकिस्तानी खा गए। और उनको ये नहीं पता कि ये दवाइयाँ जो एंटा एसिड है मैदे के लिए, जो एंटा एसिड डॉक्टर लिखते हैं, वो एंटा एसिड से ही एंटा एसिड है, यानी आपके पाँव पे तेज़ाब गिर जाए किसी के, और तेज़ाब गिरने से क्या होगा, जलन होगी, बर्निंग होगी, स्किन जलेगी, ज़ख्म होगा, और उसके बाद कोई हमें ये कहे कि इसी तेज़ाब को रुई के साथ थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर रोज़ लगाते रहें तो ज़ख्म ठीक हो जाएगा, तो ज़ख्म ठीक होगा या खराब? ये बेवकूफ़ी होगी कि इसके ऊपर अब तेज़ाब लगाएं, तो ख़राब भी नहीं होगा, ख़राब तो होगा ही होगा, बल्कि वो ज़ख्म रोज़ आप हरा भरा ताज़ा कर रहे हैं। बिल्कुल है। तो आपके मैदे में तेज़ाबियत एसिड हुआ, अल्सर हुआ, और आप उसको बिगाड़ रहे हैं एंटा एसिड दवाइयाँ लेके, और वो क्या करेंगी, वो एंटा एसिड तेज़ाब से ही बनी हुई हैं, और आपके मैदे के अंदर उस तेज़ाबियत को, एसिड को और बढ़ाती बिगाड़ती रहेंगी, और आपके ज़ख्म ज़्यादा तेज़ी से बिगड़कर आपके मैदे की एच पेलोरी तक ले जाएंगे। और फिर ये एच पेलोरी क्या करेगा, ये आपको इस वक्त तक जो कर चुका है पेशेंट, जो इस वक्त जितने साइकोटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, या जो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ मेंटल हॉस्पिटल्स में हैं, या जिनको हम पागल नीम पागल समझते हैं, या जो असी जिन्होंने पंजाबी च कहने झल्ले हो गए ने, या वो डर खौफ के साथ हैं, या उनको वो कहते हैं कोई जिन भूत जादू टूना साया है, या डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में है, या उनको
जो है वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा, और वो सोचते हैं हमारे पीछे कोई है, पीछे कुछ भी नहीं होता। वो बाथरूम में जाते हुए, कुंडी लगाते हुए, बाथरूम में बैठते हुए डरते हैं। एंडोस्कोपी करवा रहे हैं ना लोग, जी, जी। मैं उन्हें कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि अपने आप को अज़ियतों में ना डालो। ठीक है। एंडोस्कोपी, इधर से कैमरा गया, उसने आपके मैदे तक गया, उसने मैदे के अंदर की चीज़ों को देखा, दिखाया, जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये सामने जो नज़र आ रहा है वही नज़र आएगा कैमरे को। ठीक है। और अगर ये मैंने ऐसे किया है तो ये जो सिलवटें हैं, हाँ जी। इनके अंदर कोई चीज़ पीछे है, कोई टुक है, कोई टक लगा हुआ है, कोई निशान है, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं होगा। एक तो वो कैमरे से आपको, एंडोस्कोपी से वो आपको एच पेलोडी नहीं मिलेगा, लेकिन डॉक्टर एंडोस्कोपियाँ धड़ाधड़ कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, उस एंडोस्कोपी के दौरान वो उसका जो है ना वो बायोप्सी टेस्ट होता है, बायोप्सी करवाते हैं, और वो जो है वो अंदर जाके मैदे में से उसको कट लगाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे 3 4 5 छोटे छोटे कट लगाए, हाँ जी। और वहाँ से छोटे छोटे पीस लिए और वो लेबॉर्ट्री में पैथोलॉजिकल टेस्ट दे दिया करवाने के लिए। बिल्कुल। उसकी रिपोर्ट क्या आई बाद की बात है, कब आएगी बाद की बात है, लेकिन ये जो जख्म आपने 4-5 किए हैं, मैं कौम को कहता हूँ यार, खुदा के लिए अपने आप को, अगर पहले नहीं भी जख्म तो ये हो जाएंगे, और ये जख्म बिगड़े तो कैंसर तक भी जाओगे, ये जख्म बिगड़ा तो आपको मेंटल डिसऑर्डर करेगा। और कौम जो है वो कहती नहीं, वो चूँकि डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, तो क्या करूँ मैं उसको? जिस डॉक्टर को दवाई बनानी नहीं आती, मतलब डॉक्टर है सर, डॉक्टर को दवाई बनानी आती है, अच्छा उसने कभी बनती देखी है? कभी उसको ये पता है कि ये बनाई कैसे जाती है? उसके पास तो मेडिकल रैप वाले आते हैं, अपना वो कुछ चीजें दिखाते हैं, कुछ अपनी वो या सारा आपको गिफ्ट देते हैं, वो लिख देता है उसके ऊपर, अंदर जो मर्जी। यस। अब फर्ज करें कि वो जो दवाई उसने कभी बनती नहीं देखी, उसने को पता नहीं कि बनाई कैसे जाती है, उसने कभी पढ़ी नहीं कि बननी कैसे। हाँ जी। फिर उसके बाद वो लिखता है, तो कैसे लिखता है वो आपने बता दिया कि वो मेडिकल रैप आके उससे लिखवाते हैं, और कोई प्यार से, कोई धक्के से, कोई मिन्नत समाजत से, कोई कुछ दे के लिखवाते हैं, और हम धड़ाधड़ उनके हथे इस तरह से वो कर रहे हैं। सर हमारा मसला असल में, हमारी जो कौम है या जो अमूमन जो लोग हैं, उनका यही मसला है कि उनके पास कोई क्रेडिबल आदमी नहीं पहुंचता डॉक्टर के अलावा। डॉक्टर भी आप देखें कि यहाँ तक है कि अताई जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी वो अंधाधुंध एतबार करते हैं। वो कहते हैं जो ड्रिप ला देंदा है तो उस तो बाद सानू सुकून आ जाता है। एक जुमला मुझे भी ज़रा सोचने दीजिए, आप भी इस पे सोचिएगा। एक अताई है जी, वो अताई क्यों है? क्योंकि वो किसी MBBS डॉक्टर के पास, किसी प्रोफेसर के साथ अटैच रहा, उसके क्लिनिक पे काम करता रहा। अताई इन्होंने पैदा किए भाई। आप क्वालिफाइड डिस्पेंसर रखते, आप क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ में से रखते, तो आपको तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़नी थी। आपने महल्ले से कोई 5 7 10 पढ़ा हुआ, कोई 8 10 पढ़ा हुआ, थोड़ा पढ़ा हुआ, कोई फेल शुदा, आपने उसको लड़के लड़की को भर्ती कर लिया कि मैंने आपको बताना है ये दवाइयाँ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, बना के दे दो, ठीक। फिर उसको टीका लगाना सिखा दिया। जब वो आपके साथ 2 साल रहा, आपने अपनी कुछ जो है वो बचाई, यानी कुछ पैसे बचाए कि क्वालिफाइड डिस्पेंसर पे अच्छी लेगा, स्टाफ नर्स अच्छी क्वालिफाइड होगी तो अच्छी पे लेगी, और ये क्या लेगा, इसके तो घर वाले को 5 7 हज़ार 10 हज़ार दे दें तो वो बड़े खुश हैं। बल्कि उनके घर वाले पता क्या समझ रहे होते हैं, साडा पुत्र डॉक्टर बने साडा पुत्र डॉक्टर बने, साडी बेटी डॉक्टर बनना शुरू होगी। मैं क्या कितने, ओ जी डॉक्टर फलाने दे कोल। मैं क्या हाँ वेरी गुड, ठीक कर रहे हो। अच्छा, अब ये इसने अताई पैदा की है, और फिर वो 2 साल के बाद जब उसको ड्रिप, टीका, दवाई समझ आ जाती है, वो निकलता है, वो कहीं जाके अपना क्लिनिक खोल लेता है। और अतायत पैदावार किसकी है? डॉक्टरों की, इन्हीं की। नंबर 2, इसके अलावा अगर वो अतायत है, यानी वो गलत कर रहे हैं, अतायत है, तो सर आपको भी तो दवाई बनानी नहीं आती, आपको भी नहीं पता बनती कैसे है, आपको भी नहीं पता कि ये बनानी कैसे है, और आपको नुस्खा लिखना भी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ है। दवाई सजेस्ट किसने करनी है? फार्मासिस्ट ने या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाले ने, और उसके बाद उसकी डोज किसने सेलेक्ट करनी है? उसी ने। और ये तो 10 15 8 10 दवाइयां लिख देता है, सारे मेडिकल रैप को राजी कर रहा है, सारों को राजी कर रहा है ना। एक से मोटरसाइकिल, दूसरे से गाड़ी, तीसरे से पेट्रोल के पैसे, चौथे से बिल, पंजवें से कुछ और, छठे से कोई पैसे, और सारा कुछ सबसे चल रहा है, सारों को चला रहा है। और वो रोज आके उसको बता रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं कि सर ये, सर हमारी बेचें, सर हमारी लिखें, सर हमारी दवाई बड़ी फायदेमंद है।
वो 12 पढ़ा हुआ या 14 पढ़ा हुआ जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम मेडिकल रैप कहते थे, वो क्या फार्मासिस्ट है, वो क्या डॉक्टर है, बिल्कुल, वो तो एक कुछ भी सेल्समैन नहीं है, वो एक सेलमैन है। वो सेलमैन आके आपको बताए और आप उसके कहने पे दवाई लिखो, तो ये अतायत नहीं है। एक खातून अगर किसी डॉक्टर के पास जाती है तो वो जब उसका यूरिन टेस्ट कराता है तो उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है। ये बात गौर तलब है और कौम को चाहिए कि इस पे गौर करे। ठीक है, ये क्लिप आपका बड़ा वायरल होगा। ठीक, कि एक खातून एक डॉक्टर के पास गई, उसने पूछा कि आपकी मेंसेस पीरियड डेट लास्ट क्या थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मुझे पिछले महीने की 10 तारीख को आए थे और इस महीने की 10 को आने थे, नहीं आए। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, ओके आप मैरिड हैं, यस, ओके यूरिन टेस्ट कराएं। ठीक है, यूरिन या ब्लड टेस्ट करवाया और उसमें क्या आ गया कि प्रेगनेंसी वाज पॉजिटिव। ठीक है, कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई। बिल्कुल। उसके बाद वो डॉक्टर आपकी वो डेट पूछ रही है कि आपको आए कब थे, यानी पिछले महीने की 10 तारीख को, इस महीने को 10 को आने थे, नहीं हुए, आपकी रिपोर्ट मिसेस फलां पॉजिटिव हो गई। अब आज क्या तारीख है, आज 24 है। तो वो कहेगा कि एक महीना और एक महीना 10 से 10 हो गई और 24 14 दिन ऊपर, वो कहेगा एक महीना 14 दिन आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल। Am I right? बिल्कुल ऐसे ही। बट अगर मैं गौर करूं या कौम गौर करे अब इस मेरे अगले जुमले पे, तो कौम कहेगी कि ये बंदा ठीक बात कर गया। क्या एक महीना 14 दिन की प्रेगनेंसी हुई है? अभी वाज़ेह हो जाएगा। डॉक्टर ने उसके आने की डेट पूछी है, नहाने की नहीं पूछी। अब कौम के दिमाग खुलना शुरू हो गए, खिड़कियां इस वक्त जो देख रहे होंगे, कि उसने आने की डेट पूछी है 10। मैं ये क्यों नहीं पूछ रहा कि भाई आप 10 को तो आए थे, नहाए कब थे? सही है। पाकी से नापाकी तक, नापाकी से पाकी तक का जो टाइम है 8 दिन तो है ना सबका। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब है कि एक वीक जो नापाकी का था, जो उसके साइकिल पीरियड का था, उसमें हमल हो सकता है? सही बात है। वो तो मियाँ बीवी की मीटिंग भी नहीं, वो और हो भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। अगली बात करते हैं, ये एक वीक तो आप जेहन में रखिएगा आप। कौम को नहीं समझ आएगी, कौम फिर उधर ही रहेगी। कौम कहेगी हम गलत बात कर रहे हैं, शायद वो ठीक है। एक हफ्ता वो हो गया। अब आगे चलते हैं। जब औरत ने नहा लिया, पाक हो गई, तो उसके बाद एक हफ्ता उसका अकॉर्डिंग टू गायनी, जो गायनी सब्जेक्ट है, किताब है, उसके मुताबिक एक हफ्ता जो है उस औरत का लगेगा किस पे, कि उसके पहले छोटे छोटे फॉलिकल्स बनेंगे, फिर वो छोटे छोटे एग्स बनेंगे, फिर उनमें एक एग मैच्योर होगा, मैच्योर होके फिर वो यूट्रस में आएगा और उसके बाद हमल की सूरत सीधी होगी, ठीक वाज़ेह होगी। तो एक वीक जो है वो उसका एग प्रोडक्शन पे लगता है। ठीक है। अब ये एक वीक भी अगर एग बना ही नहीं, अभी एग आया ही नहीं, तो हमल किससे हो जाना है? एग के बगैर तो नहीं, एग के बगैर तो मुमकिन नहीं। अब इसका मतलब हुआ कि 2 वीक, अगर आपके नज़दीक सर हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन। मैं फर्ज करो कोई और भी है मेरे जैसे, कोई कहेगा नहीं हफ्ते में 8 दिन होते हैं, तो इसका मतलब है अगर हफ्ते में 7 दिन है या 8 दिन है, तो 7 और 7 14 दिन और 8 और 8 16 दिन। हमने दोनों उन लोगों की बात कर दी जो हफ्ते में 8 दिन की करता है या हफ्ते में 7 दिन सोचता है कि आपको 7 7 14 या 8 और 8 16 दिन, यानी आपको 14 से 16 दिन तो पहले उसमें माइनस कर लो। अब एक महीना 14 दिन की प्रेगनेंसी थी या ये 16 दिन 14 दिन निकाल लो, तो फिर कितने रह गए? उसमें से 2 हफ्ते क्या हम एंड पे जाके ये टाइम जो उसका है, क्या हम वो निकाल रहे हैं, उसमें से माइनस कर रहे हैं? नहीं हम तो इन्हीं को शामिल करके ईडीडी निकालते हैं, जिसको कहते हैं एंड डिलीवरी डेट। जी ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है ना। तो जो वो निकाली जाती है वो फर्स्ट वाली के मुताबिक निकाल दी जाती है, और बीच में 14-16 दिन तो हमने ये बीच में ही शामिल रखे होते हैं। तो मुझे बताइए 14-16 दिन पहले क्या पेन आएंगी? नहीं आई। तो फिर मरीज मुझे या लोग कहते हैं वो जी पेन नहीं आई थी, फिर क्या करते, टाइम हो गया था, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बुलाया हुआ था। मैं कहा उसने तो आपको 14-16 दिन पहले बुलाया हुआ था। बिल्कुल ऐसे। एक और बात, इसी को आगे चलते हैं थोड़ा सा और, कि ये तो 14 से 16 दिन हो गए ना, 2 वीक। उसके बाद फर्ज करें कि वो शख्स जिसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, जिसके हमने एक महीना 14 दिन अभी डॉक्टर ने बताए हैं, ठीक है, हो सकता है कि पहला 1 वीक नापाकी का, 1 वीक एग का, 2 वीक,
2 वीक के बाद वो बंदा जो है वो घर पे ही नहीं था, वो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं अपने स्टेशन पे आउट ऑफ स्टेशन या कहीं उनकी भी गया मीटिंग हुआ नहीं हुई आपस में? अरे पहला तो ये रखे ना जी, कि वो कहीं गया हुआ जी था। जी ठीक। तो जब वो कहीं गया हुआ था तो 8-10 दिन वो भी आपने बीच में से माइनस करने, या जितने दिन वो नहीं था वो माइनस करने। फिर वो आ गया, आने के बाद आपके जो बाकी टाइम आपके पास बचा, जी उस टाइम में उसकी मीटिंग्स कितनी हुई अपनी मिसेस के साथ, जी जी फिर वो 2-3-4 मीटिंग जो भी हुई उसमें से आई डोंट नो कि कौन सी वाली मीटिंग में ये हमल ठहरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे। तो हो सकता है, अगर हो सकता है कि उसकी बाद में 4 मीटिंग हुई, तो लास्ट वाली मीटिंग में अगर अमल ठहरा तो फिर तो अभी 2 दिन हुए, ऐसे। 1 दिन हुआ या 3 दिन हुए थे, बिल्कुल तो फिर आपका 1 महीना 14 दिन कहाँ से आ गया? ये हो रहा है सर कौम के साथ, और कौम इस बात को समझने को, अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं, और वो भाग के डॉक्टर के पास, क्योंकि उसने बुला लिया, डेट आ गई, टाइम आ गया हुआ है, बस जाना है। 1.5 करोड़ मरीज रोजाना जो है उनके जो डायलिसिस है वो होते हैं, जिसको हम खून साफ करना कहते हैं, गुर्दे वाश करना इसका है ही नहीं। और आज तक मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक पेशेंट दिखा दें दुनिया में जिसके कभी गुर्दे वाश हुए हों, दिखाइए, ढूंढें। कोई भी नहीं हुए। आप 1 लाख रुपया दूंगा एक पेशेंट का अगर गुर्दे वाश हुए। कितने करा रहे हैं? कोई साबित कर दे मेरे गुर्दे वाश हुए। 1 लाख रुपया एक पेशेंट 1 लाख रुपए इक्वेशन दूंगा। जो सर जो डॉक्टर्स हैं जो गुर्दे वाश करते हैं इनको मैं कहता हूँ कि लेके आएंगे और कम से कम आपसे 1 करोड़ रुपया तो लेना आप है। उनसे पूछ लेना कि गुर्दे वाश करते हैं, वो कहेगा होमोडायलिसिस होता है, ब्लड वाश होता है, गुर्दे तो वाश नहीं होते। और फिर जिससे पूछो वो पता है क्या कहते हैं? कहता है मैंने तो कभी नहीं कहा, हम तो कभी नहीं कहते, ये तो लोग खुद ही कहते हैं। और भाई लोगों को से पूछ ले, वो कहते हैं, लोग कहते हैं हमें क्या पता, हमें तो डॉक्टर ने कहा था गुर्दे वाश होंगे, गुर्दे वाश करा लो। तो गुर्दे तो वाश नहीं हुए कभी किसी के। तो हॉस्पिटल के बाहर जो जहाँ पे डायलिसिस होता है वहाँ पे उर्दू में लिखा होता है गुर्दे वाश तो की जगह। अंदर जाके पूछें ना, आप तो मीडिया है, आप पूछें, आप उनसे पूछें कि सर बाहर गुर्दे वाश लिखा है तो अंदर बताइए कैसे करते हैं, कौन सा सर्फ एक्सेल, कौन सी सर्फ डालते हैं, किस तरह करते हैं। अमेरिका में हमने देखा है कि वहाँ पे स्टेंट जो है वो $3 से $5 का है। ठीक है। कितना? 3 से $5। ठीक। पाकिस्तानी कितना बनेगा? 300 रुपए का डॉलर तो नहीं है, चलो सरफ देने के लिए हम आसान कर लेते हैं, डॉक्टर का मैथ कमज़ोर होता है। 300 रुपया भी लगाएं तो $1 का, तो $3 900 रुपया, और $5 1500 रुपया। 800 तो 1200 रुपये के दरमियान ये अमाउंट बनेगी डॉलर की एक्चुअल वैल्यू जो टोटल बनती है, $3 से $5। अमेरिका में $3 से $5 का स्टेंट है, और पाकिस्तान में पहुंच के वो जो 8 से 1200 का है वो 5.5 लाख का क्यों हो जाता है? 5.5 लाख का एक स्टेंट डाल रहे हैं इसमें। 5.5 लाख जी 5.5 लाख का ही यार, पता करो। तो मैं 1500 रुपया, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, ये तो स्टार्ट ही ना कर लें फिर। तो आप सर्जन क्यों नहीं बने? आपको सर्जन होना चाहिए था ना। आप तो हार्ट सर्जन बनते, फिर मुझे नहीं। तो ये तो फौरी स्टंट डाल देते हैं, कोई भी इशू हो कहते हैं स्टंट। और अच्छा, उसका फायदा क्या होता है? एक चीज़ है, स्टैंड क्या होता है? ये आपका माइक, इसके ऊपर ये एक रिंग, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग ही समझ लें एक स्टैंड। ठीक है। आपकी वेन ब्लॉक हुई ऐसे, उसके अंदर उसने एक डाला ऐसे ले जाके, और उसके बाद उसने ऐसे करके उसको घुमा के ये एक स्प्रिंग टाइप ऐसे कर दिया। ठीक है। अब इसमें से ब्लड जो था वो थोड़ा सा इजी वे से पास होना शुरू हो गया। ठीक है। मरीज को थोड़ी सी आसानी हो, डॉक्टर का कहना है। अब मेरा सवाल ये जो लोहे का पाइप है, इसके ऊपर मैं उंगली चला रहा हूँ, तो ये आप अपने भी चला के देख लें, ये बिल्कुल स्मूथ चलेगी, बिल्कुल ऐसे। इस पर नाखून चला के देख लें, स्मूथ चलेगा। अब स्प्रिंग है, कौन भी समझ रही है, ये स्प्रिंग है, यहाँ से आते आते जहाँ स्प्रिंग आया, अब क्या चल रहा है? आवाज़ आ रही, और ये आड़ के, ये मेरी उंगली देखे ना, आड़ के चल रही है। जब उस स्टेंट के अंदर से ब्लड गुजरेगा, आपकी वेन तो उसने थोड़ी सी खोल दी, लेकिन जिस स्प्रिंग में से, उस स्टेंट में से जो अंदर से आपका ब्लड गुजर रहा है, वो फिर ऐसे नहीं गुजर रहा होगा, वो ऐसे ऐसे करके गुजरेगा, फ्लो में नहीं गुजरेगा, आड़ के गुजरेगा। और वो जो ब्लड उसमें से गुजर रहा है, उसके अंदर जो चिकनाई, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स जितने भी हैं, जो ब्लड परफ्यूजन रेट है,
वो चीज़ें उसमें से, अब यहाँ ऐसे कोई चीज़ गुजारेंगे तो इस पे ठीक रहेगी, या स्प्रिंग पे ऐसे करेंगे तो इस पे चीज़ें ज़्यादा रुकेंगी, जमे इसके साथ चिपकेंगी। बिल्कुल ऐसी तो जो उसके अंदर चिपकना शुरू हो जाएंगे, और चिपते चिपते जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी तो स्प्रिंग, वो जो स्टैंड है, वो जब अंदर से दोबारा ब्लॉक होगा तो सर दुनिया का कोई डॉक्टर है उसको नहीं खोल सकता, और ना ही स्टेंट के अंदर अगेन स्टेंट डाल के उसको यूं कर सकता है। और इस तरह का एक पेशेंट मेरी नज़र से गुजरा है पाकिस्तान में, उसको 1.5 करोड़ डॉक्टर को उसने ऑफर की थी, सर्जन को, नाम नहीं लूँगा, इस्लामाबाद में बहुत बड़े सर्जन है। जी। तो उसने कहा था कि जी आप फिर नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ी तगड़ी सिफारिश की, तो उसने कहा आप 1.5 करोड़ लेके आ जाएं, और उसने कहा जी 99% आप सोच के आइएगा कि आप पेशेंट को वापसी पे डेड बॉडी लेके जाएंगे, 1% मैं कोशिश कर दूंगा, 1% चांस है, अगर आपका मरीज बच गया तो ये मोजज़ा होगा। किसको बुला बैठे हैं, किसको बुला बैठे हैं सर? माशाल्लाह, आपने तो कहते तहस नहस हम कर दिए। है या नहीं है पता नहीं, हम होंगे या नहीं होंगे, कौम याद करेगी। नहीं, ये आपने, और ये दलाइल के साथ नाज़रीन बात करें डॉक्टर साहब, और इनके साथ मज़ीद भी हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि मज़ीद भी हमें टाइम दें। और सर मैंने कौम को टाइम देना है, आप जब बुलाएंगे इस कौम के लिए बुलाएंगे, मैं सर के बल आऊँगा। आपका शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, इनसे हमने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जो हक़ाइक़ है उनसे इन्होंने पर्दा भी उठाया, बहुत सारी चीज़ें सीखी इनसे। तो इनको किसी और पॉडकास्ट में भी हम दावत देंगे और मज़ीद भी इनसे जो है ना बातें करेंगे। आप इनसे क्या पूछना चाहते हैं, ये अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइएगा, ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इनसे वो बातें भी पूछ सकें। खुदा हाफ़िज़।